वो ईमानोलॉजी साहब, मैं उनका इस्तकबाल करूँगा। ईमानोलॉजी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह मुफ्ती साहब, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आज हम, जैसे कि आपने सब बता ही दिया, रिएक्ट करेंगे नोवेना नोमाद की एक पॉडकास्ट पर। एंड देखेंगे क्या क्या कांड करे हैं कांड के नाम पर इन लोगों ने, एंड विल रिस्पॉन्ड टू देम इंशाल्लाह। एंड दूसरे नंबर पर हमारे साथ हमारे खालिद भाई हैं, जो आज हमारे मौजू को मुकम्मल, यानी जो हमारा टॉपिक है और जिस पॉडकास्ट का हम रिव्यू कर रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि क्रिटिकल हम एनालाइज उसको कर रहे हैं, तो उसको पूरे तौर पर जो लेकर चलने वाले आज हमारे रूह रवां जिसको बोला जाता है, वह हमारे खालिद साहब माशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़िलोसॉफ़िकली गुफ्तगू करते हैं। इनका खुद का अपना एक चैनल है, इंसाइसिव थॉट्स के नाम से, बेहतरीन तरीके से वहाँ पर पॉडकास्ट करते हैं। हमज़ा जॉर्जियस के साथ भी गुफ्तगू की हुई है और इनके चैनल पर यो पॉडकास्ट अपलोड है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमज़ा जॉर्जियस जैसे जिन्होंने द डिवाइन रियलिटी लिखी और बेहतरीन तरीके से उसके अंदर टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ किया है। आज अगर हम इल्हाद और एथिज़्म के खिलाफ अगर किसी को सजेस्ट करते हैं, तो वन ऑफ द बुकों में सबसे पहले बुक आसान जो सजेस्ट करते हैं वो द डिवाइन रियलिटी होती है। बेहतरीन किताब है, उसके ऑथर के साथ बैठकर बात किए हमज़ा साहब, तो हमारे खालिद भाई, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इल्मी दुनिया के किस लेवल पर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हज़रात को बहुत ही ज़्यादा गुफ्तगू के अंदर न्यू न्यू टर्मिनोलॉजीज़ और बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने का मौका मिलेगा। तो मैं खालिद भाई को कहूँगा, खालिद भाई आपका इस्तकबाल है। आपने माशाअल्लाह हमारी छोटी-सी दावत को कबूल फ़रमाया अपनी मशगूली के बावजूद भी, और हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि हमारे इस चैनल को आपने रौनक बख्शी, और हम अब आगे तक पूरे इस लाइव के अंदर आपके जो भी तरीक़ेकार है, जिस तरीके से आप इसको एनालाइज़ करेंगे, इंशाअल्लाह महज़ूज़ होंगे। और जहाँ पॉइंट को ऐड करने की ज़रूरत होगी ना, ईमानोलॉजी भाई भी हमारे साथ हैं, मैं भी इंशाअल्लाह आपके साथ हूँ, और आप अभी स्टार्ट कीजिए। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन फॉर इनवाइटिंग मी। एंड हम ज़रा भी टाइम यूज़ नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ही हम क्लिप करेंगे और एनालाइज करना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। यस, ओके, तो मैं क्लिप यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जितनी भी ऑडियंस है वो रेडी हो जाए। हैं चीन वाइज और नेसेसरी बीइंग पे जा रहे हैं कि भाई कहीं जाके रुकना पड़ेगा, तो वो नेसेसरी बीइंग जो है, फिर वो कैसे गॉड क्यों है, फिर गॉड के एट्रीब्यूट्स वहां कैसे पता चले, इसका क्या लॉजिक है? सो बेसिकली यहाँ पे जैसा मैंने बताया, दो सेंस में ये आर्गुमेंट बढ़ता है। लॉजिकल नेसेसिटी है, अगर आप देखो इस आर्गुमेंट की कंसिस्टेंसी देखोगे, उस सेंस में आपको दिखेगा कि हाँ, एक नेसेसिटी तो हमें चाहिए, पर वो नेसेसिटी हमें गॉड ही माननी है। बहुत सारे लोग हैं इसको नहीं मानते। इवन फिलोसोफर्स की कम्युनिटीज़ में, एथीस्ट की कम्युनिटीज़ में बहुत सारे वेरिएबल ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप जा सकते हो। आप लेट से आपको पता है कि एनर्जी और मैटर क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इट जस्ट रिमेन्स देयर। आप नेसेसरी उसे मान सकते हो। हाँ, आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को मान लो, या आप क्वांटम वेव को मान लो, वेव फंक्शन को आप मान सकते हैं, कोलैप्स को मान सकते हैं, क्वांटम फील्ड्स को मान सकते हैं, मल्टीपल चीजें जिनको आप जो है नेसेसरी मान सकते हैं। एनर्जी के बारे में नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एग्जैक्टली वही, तो आप उसको भी मान सकते हो कि यही क्वेश्चन उठता है कि आप उसको एक पर्टिकुलर गॉड क्यों मान रहे हो, चाहे जो हो, तो वो गॉड को मानना इटसेल्फ वो उसका लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा। उन्होंने दिया भी कहाँ, डिबेट में उसका लॉजिक नहीं दिया है। उन्होंने कहा नेसेसरी बीइंग होना चाहिए, वो गॉड है। क्यों? सिंपल सा क्वेश्चन था, जावेद साहब का, पूछ सकते थे। अच्छा, ओके, यहाँ पे हम पॉज करेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने बहुत बातें बोली, बहुत कुछ रेस किया। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बोला कि कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट की वो बात कर रहे थे, उन्होंने बोला ये 2 स्टेप्स में किया जाता है, जो सही बोला कि कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट के 2 स्टेप्स होते हैं। पहले आप एक नेसेसरी बीइंग को एस्टैब्लिश करते हैं, दूसरी बात, और दूसरे स्टेप में आप बताते हो कि नेसेसरी बीइंग गॉड क्यों है। तो अब इन्होंने क्या रेस किया कि आपने, ठीक है, अगर नेसेसरी बीइंग आपने एस्टैब्लिश किया, वो बोले कि कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट की कंसिस्टेंसी है कि नेसेसरी बीइंग एस्टैब्लिश हो रहा है, तो वो गॉड ही क्यों है। फिर उन्होंने ये बोला कि मुफ्ती साहब ने क्यों नहीं बताया। अगर सामने वाला पूछेगा नहीं तो आप थोड़ी ना अननेसेसरी कोई चीज़ को प्रोवाइड करेंगे, इट नेसेसरी। अब यहाँ पे जब स्टेप 2 की ज़रूरत नहीं पड़ी तो स्टेप 2 क्यों ऑफर करेंगे वो। तो बात यहाँ आती है कि इन्होंने रेस किया, ये बहुत हमको नोट करने की ज़रूरत है कि वो नेसेसरी तो कुछ भी हो सकता है, वो मटीरियल रियलिटी हो सकती है, या फिर वो लेट्स से कोई क्वांटम फील्ड हो सकती है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि ना, स्टेप 2 आपको खुद को सीखने की ज़रूरत है कि स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 के अंदर वही बताया जाता है कि ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। अगर आपने स्टेप 2 नहीं पढ़ा, इसका ये मतलब नहीं कि आप बोलो कि स्टेप 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, स्टेप 2 वर्क नहीं करता है। और इसे आप थोड़ा सा और आगे प्ले करेंगे तो मैं कुछ बताना चाहूँगा इंशाल्लाह यस, वो क्लिप के अंदर। हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लीडिंग फिलोसोफर्स हैं,
अब आप प्ले कीजिए, मैं बोलूँगा आपको पॉज करने। हाँ हाँ, आप पॉज कीजिए। अब ये देखो, यहाँ के जो लीडिंग फिलोसोफर्स है वो स्टेप 2 पे उन्होंने बहुत काम किया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है। और वो लिटरली जो जोशुआ रास्मुसन है वो दुनिया के वन ऑफ द लीडिंग, एक्चुअली द लीडिंग फिलोसोफर जो कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करते हैं। उनके बिगेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड जोशुआ रास्मुसन है। उनके साथ मैंने डायरेक्टली एक पूरा पॉडकास्ट किया है, कंप्लीट पॉडकास्ट। हमने बहुत डीपली एनालाइज किया कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट को, और वो उनके आर्टिकल्स के अंदर बताते कि कंटीजेंट रियलिटी मतलब जो नेसेसरी बीइंग है वो कभी मटेरियल नहीं हो सकता, और इसकी 2 स्टेप्स वो एक्सप्लेन करते हैं। और इसके अलावा भी है दूसरे फिलोसोफर्स वो बताते कि अगर नेसेसरी बीइंग है कोई, तो वो जो नेसेसरी बीइंग के पास एक परफेक्ट एट्रीब्यूट है, नेसेसरी होना एक परफेक्शन है। तो उस परफेक्शन के बारे में एनालाइज करके पता चलता है कि जो दूसरे आइडियाज आप प्रोवाइड करते हो, जैसे क्वांटम फील्ड्स हो गया या वगैरह वगैरह कोई चीज़ हो गया, वो सब वो उसके अंदर बैठता ही नहीं है, परफेक्ट बीइंग ही बैठता है। इसका मतलब है कि गॉड का एक्सप्लेनेशन ही नेसेसरी बीइंग को सबसे वेल एक्सप्लेन कर पाता है। अब जैसे कि आप देख रहे हो जो तीसरी बुक है यहाँ पे, हाउ रीजन कैन लीड टू गॉड बाय जोशुआ रास्मुसन, उन्होंने पूरी बुक के अंदर कम से कम 6 से 7 अलग अलग आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किए, यही बताने के लिए कि कैसे वो नेसेसरी एग्जिस्टेंस, नेसेसरी बीइंग एक्चुअली गॉड होना चाहिए। और इंशाल्लाह आप अभी आगे प्ले करेंगे तो मैं और फर्दर एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। हाँ और प्ले कीजिए, मैं बोलूँगा फिर पॉज करना। हाँ पॉज। अब यहाँ पे परफेक्ट एग्जिस्टेंस एक बुक है जो अभी लॉन्च होने वाली है, जोशुआ रास्मुसन और अलेक्जेंडर प्रूस की, जो ये पूरी बुक सिर्फ यही स्टेप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी, जो अभी कुछ महीने में लॉन्च होने वाली है। और जो उनके ऑथर थे वो ऑब्वियसली मैं उनको जानता हूँ, तो उनके साथ मेरी गुफ्तगू हो चुकी है। तो उसके अंदर उन्होंने बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजी से आप एक नेसेसरी बीइंग से गॉड को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बट उन्होंने 2 स्ट्रैटेजीज बताई है। एक स्ट्रैटेजी तो ये है कि आप नेसेसरी बीइंग जो अगर है उसके बारे में उसके एट्रीब्यूट्स को समझने की कोशिश करो, या समझो कि नेसेसरी बीइंग किस तरह का होगा। और ये आर्ग्यू करते हैं कि नेसेसरी बीइंग जो नेसेसरी बीइंग है उसके पास ऐसी चीजें होना चाहिए जो रेलिवेंटली डिफरेंट होगी कंटीजेंट बीइंग से। क्योंकि मटेरियल नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई भी आर्बिट्ररी लिमिट नहीं हो सकती। जो भी एग्जाम्पल ये लोग बता रहे थे कि वो मटेरियल हो गया या क्वांटम फील्ड हो गया, ये सब चीज़ों के अंदर आर्बिट्ररी लिमिट्स हो सकती होती है बेसिकली। तो वो नेसेसरी बीइंग नहीं हो सकता, इन द सेंस वो अल्टीमेटली नेसेसरी अल्टीमेट फाउंडेशन ऑफ रियलिटी नहीं हो सकती। यू नीड अ डीपर एक्सप्लेनेशन। यहाँ तक कि जो पहला आर्टिकल में बता रहा था कोड अल्टीमेट रियलिटी भी मटीरियल, उसके अंदर उन्होंने आर्ग्यू किया कि हमको सबसे डीपेस्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए, और ऐसे आर्बिट्ररी कट ऑफ वाले एक्सप्लेनेशन जो आप दे रहे हो कि ये हो सकता है वो हो सकता है, वो सेटिस्फाई नहीं करते पीएसआर को मैनी केस में। पीएसआर बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन होता है। तो ये एक तरीका ये है कि समझने के लिए कि नेसेसरी बीइंग किस तरह का होगा, और रेलेवेंट डिफरेंस जो है नेसेसरी बीइंग का, उसको समझने में आप फिर गॉड तक एक सुप्रीम बीइंग तक पहुंच सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1 है। स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। कोई भी चीज को समझने के लिए अगर हमको कॉज को समझना है तो उनके इफेक्ट्स को देख के हम कॉज को समझ सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक पेंटर बिना पेंटर को देखे अगर अच्छा पेंटर है तो उसकी पेंटिंग को देख के मैं समझ सकता हूँ कि पेंटर कैसा है। इस तरह से सेकंड स्ट्रैटेजी के अंदर जो जिस तरह की दुनिया के अंदर हम रहते हैं उसको एनालाइज करके नेसेसरी बीइंग के एट्रीब्यूट्स डिराइव किया जा सकता है। तो जो जोशुआ रास्मुसन है वो 4M का एग्जांपल दे, बहुत सिंपल है, ऐसे बहुत अलग आर्गुमेंट से बट मैं सिंपल रखूंगा आप लोगों के लिए। 4M का मतलब है कि 4M वाली चीजें, M से शुरू होने वाली चीजें जो ये पॉइंट आउट करती है कि नेसेसरी बीइंग माइंड लाइक है, गॉड है। पहली है मैटर। उन्होंने क्या बोला जोशुआ रास्मुसन ने कि जो कंटीन्यूसी आर्गुमेंट है, अगर पूरी दुनिया सिर्फ एक छोटा सा ब्लॉक भी होता, कुछ नहीं होता, तो भी कंटीन्यूसी आर्गुमेंट रन हो के ये बता सकता था कि नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट करता है। बट जिस तरह की दुनिया में हम रहते हैं वो सिर्फ ये नहीं है, उसके अंदर कोहेरेंट नेचुरल लॉज है, नेचर में ऑर्डर है। मतलब हर एक एटम उस कोने, यूनिवर्स के कोने से लेके ये यूनिवर्स के कोने तक वो लॉज को फॉलो करता है, कोहेरेंट और कंसिस्टेंट लॉज को। यहाँ तक कि कितने फिजिसिस्ट खुद शॉक हो जाते हैं कि पूरा यूनिवर्स ये लॉज क्यों फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तक कि पूरा यूनिवर्स फाइन ट्यून्ड है फॉर लाइफ। पूरा यूनिवर्स के जो कॉन्स्टेंट्स है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये सारी चीजें, ये सब एक्चुअली एक हिसाब से फाइन ट्यून्ड है ताकि हम जैसे लोग इमर्ज हो पाए। तो ये बताता है कि अगर मैटर अगर नेसेसरी बीइंग के से इमर्ज हुई या नेसेसरी बीइंग ने चूज किया है कंटीजेंट रियलिटी को, तो इस पर्टिकुलर रियलिटी, इस पर्टिकुलर टाइप के मैटर को अगर उसने चुना है तो ये पॉइंट आउट करता है कि वो इट इज मोर माइंड लाइक, इट हैज सम काइंड ऑफ चॉइस। सेकेंड M है माइंड, बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ मैटर नहीं एग्जिस्ट करता, माइंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और फिलोसफर्स कहीं खुद आर्ग्यू करते हैं कि
ये मैटर के बियॉन्ड है, माइंड कॉन्शियसनेस ये सब मैटर के बियॉन्ड है, दिस इज समथिंग नॉन फिजिकल। यस तो अगर पूरी दुनिया के अंदर नॉन फिजिकल चीजें एग्जिस्ट करती है तो ये कॉज, ये इफेक्ट को देखिए भी कॉज के बारे में हम सोच सकते हैं, तो ठीक है, द कॉज आल्सो हैज टू बी माइंड लाइक बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनेट कॉजालिटी प्रिंसिपल एंड मेनी अदर वेज हम उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये भी वो एस्टैब्लिश करता है। तीसरा एम है मैथमेटिक्स। जो पूरे लॉज ऑफ नेचर की मैं बात कर रहा था वो एक्चुअली एक लैंग्वेज के फॉर्म में फॉर्मुलेटेड है, इस वजह से हम उसको समझ सकते हैं, इस वजह से हम साइंस कर पाते हैं। हम साइंस नहीं कर पाते अगर लॉज ऑफ नेचर प्रेडिक्टेबल नहीं होते, बट ये प्रेडिक्टेबल है और इस तरह से प्रेडिक्टेबल है कि हम उसको मैथ्स के अंदर फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो ये पूरे लॉज ऑफ नेचर एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के बेसिस पे बने, मतलब एक कॉस्मिक लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। तो ये कॉस्मिक लैंग्वेज माइंड लाइक की तरफ बता रहा है। आप ये बोल रहे थे ना कि वो क्या मैटर हो सकता है, ये हो सकता है, मैटर के पास इस तरह का पावर नहीं है कि वो Yes. इस तरह की कंटीजेंट रियलिटी को जनरेट कर सके। और जो चौथा एम है वो मोरालिटी है। वो भले से जोशुआ स्मिथ खुद बोलते हैं आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में नहीं मानो तो भी आर्ग्यूमेंट वर्क करेगा। मानना तो ठीक है, उसके अलावा हमारे पास अलग आर्ग्यूमेंट्स है, बट किसी भी तरह की मोरालिटी एग्जिस्ट करती है तो वो ये बताता है कि जो जो अल्टीमेट फाउंडेशन ऑफ रियलिटी थी उसने सिर्फ कॉन्शियस बीइंग को नहीं बनाया, कॉन्शियस बीइंग को अमर्ज किया बनाया, बट उसको बनाने के साथ साथ हम जिस तरह से रहते हैं उसको इस तरह से बनाया कि हम मॉरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमारी लाइफ जीते। इन मॉरल प्रिंसिपल्स का एग्जिस्ट करना भी हमारी रियलिटी में, चाहे सब्जेक्टिव हो, भले सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिवली प्रूव किया जा सकता है, बट चाहे सब्जेक्टिव भी हो, ये फोर्थ एम जो मोरालिटी है उससे भी हम आप देख सकते हो कि किस तरह का फाउंडेशन होगा, किस तरह का फाउंडेशन होगा जो जिसके वर्ल्ड व्यू के अंदर ये सारी 4 एम प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। और आप कोई भी दूसरा ले लो, थीज़म के अलावा ये चारों को आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते जैसे आप थीज़म से एक्सप्लेन कर पाओगे, परफेक्ट फाउंडेशन से एक्सप्लेन कर पाओगे। गॉड बीइंग द नेसेसरी फाउंडेशन अगर हो तो आप ये सेकंड स्ट्रेटेजी के अंदर समझ सकते हो कि ये उनके इफेक्ट ऐसे क्यों है। बट जब आप कोई गॉड के अलावा कोई और कैटेगरी को डाल दोगे नेसेसरी उसमें तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी से फेल हो जाएगा। सेकंड, दूसरी बात ये कि सेकंड स्ट्रैटेजी में उसके पास एक्सप्लेनेटरी स्कोप ही नहीं होगा, इन द सेंस वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा रियलिटी ऐसे क्यों है। अगर आप बोल रहे हो कि माइंडलेस रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है तो फिर ये इसके इफेक्ट्स ऐसे क्यों नहीं बता रहे, उसके इफेक्ट्स तो बता रहे, उसके इफेक्ट्स तो पॉइंट आउट करे कि वो माइंडलेस होना चाहिए। तो इस तरीके से हम उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं और बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया जा सकता है। आप प्ले करेंगे तो मैं कुछ रिसोर्सेज दूंगा एंड देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे ये जो 2 क्लिप्स है, अगर किसी को इंटरेस्ट है इसमें आप पॉज कर देना। ये 2 प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे है। एक है विद जोशुआ रासमुसन हिमसेल्फ जो लीडिंग फिलोसोफर है और जो कंटीजेंसी आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है या डिफेंड करते हैं बेसिकली। तो वो हमने पूरा उन्होंने कोर्स डिलीवर किया मेरे चैनल पे इसी पे, और ये सब बेसिक बचकाने जो आर्गुमेंट्स है उन्होंने बहुत अच्छे से उनको रिफ्यूट किया है। और मेरा दूसरा एक सीरीज चल रही है यूसुफ पॉन्डर्स के साथ, और मैं और ब्रदर यूसुफ पॉन्डर्स हमने कम से कम 6 घंटे दिए सिर्फ गॉड के एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश करने में। 3 अलग अलग वीडियोस, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने बहुत डिटेल में किया है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो दे सकता है। उसके अंदर पार्ट 2 और पार्ट 3 स्पेसिफिकली ये सेकंड स्टेप को ही कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये भी लोगों को हेल्प कर सकता है इंशाल्लाह। आप प्ले कीजिए। हाँ, अब पॉज कीजिए। भी सिंपल चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं भले से ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी घुस चुका हूँ और ज़्यादा नहीं घुसूंगा। कि जो एग्जिस्टेंस है, अगर आप बोलते हो कि एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस है, तो अब ये जो पहली सीढ़ी है ना, यहाँ तक पहुंचते कि आपने कुछ हिसाब से भले से आपने कैसे भी एस्टैब्लिश कर लिया, आपने ये बस इतना एक्सप्लेन कर पाया कि एग्जिस्टेंस कैसे आया। बट कोई भी वर्ल्ड व्यू को, कोई भी नेसेसरी बीइंग जिसमें आप रियलिटी को, पूरी रियलिटी का अल्टीमेट फाउंडेशन अगर वो है, तो आपको देखना है वर्ल्ड व्यूज को कंपेयर करके कि कौन से वर्ल्ड व्यू के पास सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेटरी रीच है, मतलब वो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। और वो सेंस में थीज़म से ज्यादा आप कोई और, मतलब गॉड को नेसेसरी फाउंडेशन होना के अलावा बाकी सब फेल हो जाते हैं। आप अगर एथीज़म या कोई और वर्ल्ड व्यू दोगे तो वो एग्जिस्टेंस पे फेल हो जाएगा, ना वो फाइन ट्यून को एक्सप्लेन कर पाएगा, ना कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन कर पाएगा, या आगे आगे टर्म्स में आपको यूज भी नहीं करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा। बट मॉरल अवेयरनेस है, नेचुरल ऑर्डर है, ये सब चीजें के सेंस में जोशुआ रासमुसन आर्ग्यू करते हैं कि थीज़म के आसपास भी कोई नहीं है। थीज़म जो वर्ल्ड व्यू है कि नेसेसरी बीइंग का गॉड होना इज द मोस्ट सिंपल, कॉम्प्रिहेंसिव, यूनिफाइड एक्सप्लेनेशन। अब ये तीनों जो उसकी क्वालिटीज है, उसकी यूनिक फीचर्स है, और कोई भी अदर एक्सप्लेनेशन जो आप दोगे ना, वो उसके आसपास भी नहीं आ पाते, वो फेल हो जाते हैं। तो इस सेंस में मैं बस एक अच्छा रेफ्यूटेशन देना चाहता था कि किस वजह से जो ये बोल रहे हैं कि नेसेसरी बीइंग कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे से हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि नेसेसरी बीइंग गॉड ही होना चाहिए, और उसके और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट आई थिंक दिस शुड मोर देन इनफ टू रिफ्यूट द ऑब्जेक्शन दैट वाज रेज्ड। लॉजिकली तो ईमान भाई, आपको कुछ बोलना है तो आप बोलिए। जी जी
लाइक मुझे तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं, द ओजी से है। सो मैं बस ऐसे समराइज़ कर देता हूँ। ये जो इन्होंने बोला था ना कि अगर नेसेसरी बीइंग है तो वो गॉड की यूनियन में एनर्जी मैटर ये सब नहीं हो सकता। तो इससे ये समझ में आता है कि ये लोग इतने इग्नोरेंट हैं कि इनको नेसेसरी का मतलब ही नहीं पता। नेसेसरी बीइंग वो नहीं होता है जो कि मतलब मेरली एग्जिस्ट कर रहा है। नेसेसरी बीइंग वो होता है जिसकी नॉन एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल हो, राइट? और अगर हम ये डेफिनेशन जो है हम इसको मैटर और एनर्जी पर लगाएं, मैटर और एनर्जी क्या होते हैं? ये चेंजेबल होते हैं, क्वांटिटीज में एग्जिस्ट करते हैं, ये कंपोज्ड होते हैं ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, राइट? और ये एक्सटर्नल लॉज को ओबे करते हैं। तो कोई भी चीज़ जो कि बदलती है, जिसकी क्वांटिटी होती है, या वो किसी और तरह से हो सकते थे जो कि फाइनाइट पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं, वो कभी नेसेसरी हो ही नहीं सकते, वो हमेशा कंटिंजेंट रहेंगे। सो मैटर और एनर्जी जो है वो लाइक नहीं हो सकते नेसेसरी, है वो फेल कर जाते हैं। और दूसरी बात ये है जो इन्होंने कहा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये प्रिंसिपल है जो कि उसके अंदर काम करता है। ये नहीं है ये बाहर से नहीं है। यस जी, ये नहीं एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स वजूद में क्यों आया, ये एनर्जी कभी इसका जवाब नहीं दे सकती। दूसरी बात, एनर्जी भी जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, वो भी जो है उसको मैटर चाहिए होता है, राइट? अब अगर मान लीजिए कोई फिलोसोफर है और उसके सामने किसी ने ऐसी बचकानी बात कर दी और उसने थप्पड़ मारा, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाथ से गाल पे ऐसे ट्रांसफर होगी। सो जो एनर्जी वो इंडिपेंडेंटली तो नहीं एग्जिस्ट कर रही है ना, वो भी ऑब्जेक्ट में ही कर रही है। सो जब ऑब्जेक्ट ही डिपेंडेंट है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट पे जो डिपेंडेंट चीज है वो इटर्नल है? दिस इज फूलिशनेस। यस आगे हम प्ले करते हैं प्ले इसको। कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, आपने वो एनर्जी वाला पॉइंट रेज किया, मैं भूल ही गया था। वो तो वो बहुत बड़ा। ट्रूइज्म अब अप्लाई स्टेटमेंट है, हाँ तो वो एक नेसेसरी स्टेटमेंट है। अच्छा, ये सवाल ये भी आ जाता है जब मौलाना साहब कहते हैं, अब अगर कंटिजेंसी आर्गुमेंट को आप ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट लेते हैं कि ये केवल और केवल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, तो क्वेश्चन ये आ जाता है ये जो नेसेसरी ट्रूथ है, जैसे 2+2 4, जैसे लॉज ऑफ थॉट होते हैं, लॉजिक में एक चीज़ होती है कि ए इज इक्वल टू ए और नॉट ए एक साथ नहीं हो सकता, कॉन्ट्रडिक्शन, ये सारी चीज़ें, तो ये भी तो नेसेसरीली ट्रू है, इनको किसी भी जगह पे ग्राउंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भैया ये गॉड से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? आपको वो रिलेशन साबित करना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया कि गॉड पे सारे ऑब्जेक्ट्स डिपेंडेंट है, तो नेसेसरी ट्रूथ्स जो हैं या एनालिटिकल ट्रूथ एक चीज़ होती है जो डेफिनेशन से ट्रू होते हैं। जैसे स्क्वायर की डेफिनेशन है कि 4 साइड्स एनक्लोज फिगर 4 साइड का, या ट्राइंगल की है, कुछ डेफिनेशन है, हाँ। तो ये बाय डेफिनेशन ट्रू हो जाते हैं, इनमें तुम्हें कुछ फर्दर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सो ये सारे ट्रूथ कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? ये हमारी है भाई। ओके अब आप यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पे पहले ये समझ लो कि उन्होंने बोला क्या है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लगता है कि कई बार हम होमवर्क नहीं करके आते, फिर जो हम बात करते हैं तो टीचर पकड़ लेता है कि हाँ आपने होमवर्क नहीं किया। ये बात कहना कुछ ऐसी है कि अपने कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट पे अगर प्रॉपर होमवर्क नहीं किया ना, तभी आप ऐसी कोई प्रॉब्लम को रेस करते हैं, जो कि बहुत अच्छे से दिख रही है हमें। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये बोल रहे हैं कि बट दूसरी नेसेसरी एग्जिस्टेंस, दूसरे टाइप के नेसेसरी एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करते हैं, तो ये वो सोच रहे हैं कि ये कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट के लिए प्रॉब्लम है। ये बहुत ही फूलिश बात है, क्योंकि ये कंटीजेंसी आर्गुमेंट के साथ फैक्टर्ड इन किया जाता है, ये समझा जाता है। इनफैक्ट अगर आप आगे प्ले करेंगे क्लिप पे तो मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हाँ अब यहाँ पे हाँ 1 मिनट प्ले कीजिए। अभी एक मार्किंग होगी, उसके बाद आप पॉज कर देना। हाँ अब आप पॉज कीजिए। अब ये नेसेसरी एग्जिस्टेंस जो बुक है, बेसिकली ये बुक लीडिंग फिलोसोफर्स ने लिखी है यही प्रूव करने के लिए कि एक नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट कर रहा है। ये लोग उसमें कंटीजेंसी आर्गुमेंट है। अब कंटीजेंसी आर्गुमेंट के साथ सरप्राइजिंगली उन्होंने एक पूरा नया चैप्टर दिया है इसके अंदर, जिसका नाम है फ्रॉम नेसेसरी एब्स्ट्रैक्टा टू नेसेसरी कॉन्क्रीटा। इसका मतलब क्या है मालूम है? कि वो ये बोल रहे हैं कि पहले कंटीजेंसी आर्गुमेंट के बेसिस पे उन्होंने एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश किया। हम नेसेसरी एग्जिस्टेंस तो है, अब ये लोग नेसेसरी एब्स्ट्रैक्टा की बात है, जो ये बोल रहे थे पहले कि लॉज ऑफ लॉजिक नेसेसरी है या कोई और चीजें नेसेसरी है, प्रोपोजिशन नेसेसरी हो सकती है, ये सब वो एब्स्ट्रैक्टा होता है। बेसिकली वो कुछ तरह का एब्स्ट्रैक्टा नेसेसरीली एग्जिस्ट करता है। तो ये बोल रहे कि एब्स्ट्रैक्टा तो नेसेसरी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए गॉड के एग्जिस्ट को डिस्प्रूव हो गया, या आर्ग्यूमेंट के अंदर फ्लॉ पकड़ लिया। फ्लॉ नहीं पकड़ा आपने, ये आर्ग्यूमेंट को और स्ट्रॉन्ग किया आपने, क्योंकि ये जो फिलोसफर्स है वो बताते हैं कि नेसेसरी एब्स्ट्रैक्ट को यूज करके बताते हैं कि नेसेसरी एब्स्ट्रैक्टा भी कॉन्क्रीट एक नेसेसरी कॉन्क्रीटा के अंदर ग्राउंडेड होना चाहिए। इसका मतलब है कि नेसेसरी एब्स्ट्रैक्टा की भी ग्राउंडिंग गॉड के अंदर की जाती है। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि मैंने ईमान भाई को पहले भी बताया था और हम शॉक हो गए। आई थिंक ये जो पूरा इशू भी शुरू हुआ था, यस हुआ था कि उन्होंने अपना सबसे पहला
जो वीडियो लॉन्च किया था इन्होंने जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, कि वो ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं हम मुफ्ती साहब को हम मुफ्ती साहब को रगड़ेंगे, बताते कंटीजेंसी पे, बताओ ये नेसेसरी एग्जिस्टेंस के अलावा आगे भी एग्जिस्ट करता है, वो भी एग्जिस्ट करता है। मैं तो तभी शॉक हो गया था कि ब्रो ये आपने कोई कंटीजेंसी के आर्गुमेंट के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है यहाँ पे, बिकॉज ये कंटीजन ये आर्गुमेंट के साथ सप्लीमेंट करके उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है नेसेसरी एग्जिस्टेंस के एग्जिस्टेंस में। अब यहाँ पे इस चैप्टर में आप देखेंगे अलग अलग तरह के नेसेसरी एब्स्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बताया गया कि कैसे वो भी नेसेसरी कॉन्क्रीट एक्ट की तरफ ग्राउंड करते हैं। नेसेसरी कॉन्क्रीट मतलब एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है गॉड। बेसिकली हम गॉड को नेसेसरी कॉन्क्रीट बोलेंगे फिलोसफिकल टर्म्स में। तो ये सब चीजें जो एग्जिस्ट कर रही है, ये गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रही है, डिसप्रूव नहीं कर रही है। यहाँ कहाँ से आपने ये सोचा कि ऑब्जेक्शन है कंटीजेंसी आर्गुमेंट के अगेंस्ट? जब उन्होंने रेस किया था तो बहुत लोगों ने उनको बोला, मैंने उनको खुद एक बार कमेंट की थी, मैंने बोला कि आप क्या बोल रहे हो, ये तो ऐसा कुछ है। मुझे कोई रिस्पांस मिला नहीं। बाद में इन्होंने अपने कोई दूसरे फ्रेंड के साथ एक लाइव स्ट्रीम पे गए, और वो लाइव स्ट्रीम पे वो उनसे पूछने लग गए कि भाई मैंने कुछ गलत बोला है, मैंने कुछ गलत बोला? सही बोला? बिल्कुल सब बोल रहे कि मैंने गलती किया। उनका फ्रेंड बोला नहीं 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 बिल्कुल सही बोला। मैंने बोला अरे बाप रे, दोनों ने अपना होमवर्क नहीं किया कंटीजेंसी आर्गुमेंट। तो बेसिकली बहुत बड़ा इशू है कि आप समझते ही नहीं हो कि आर्ग्यूमेंट किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, किस तरह से ग्राउंडिंग होती है। तो लोग जैसे जोशुआ रासमुस से अपने कोर्स के अंदर बताते हैं कि इसके अंदर कुछ बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं कि नेसेसरी एब्स्ट्रैक्ट आप किसको समझते हो, तो उसके अंदर आपके अलग अलग व्यूज आते हैं। जैसा कि आप अलग अलग टाइप के प्लेटनिज्म होते हैं, अलग अलग टाइप के नॉमिनलिज्म होते हैं, कॉन्सेप्चुअलिज्म होता है। अब जो कंटीजेंसी आर्गुमेंट जब प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं कंटीजेंसी आर्गुमेंट ये सब पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन है, मतलब आप कोई भी इसमें से लेंगे, हम फिर भी कंटीजेंसी आर्गुमेंट को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब अलग अलग टाइप की जो अलग अलग जो मॉडल्स है उसके अंदर कंटीजेंसी आर्गुमेंट वर्क कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, रादर ये ज्यादा सपोर्टिव क्लेम है कंटीजेंसी आर्गुमेंट से रिलेटेड। यस, आप एक और क्लिप प्ले करेंगे तो मैं बस वही इसके अंदर कुछ और बिल्ड ऑन करना चाहूंगा। फिर ईमान भाई मुझे पता है आपने भी बहुत बोलना है, मैं आपको चांस दूंगा। हाँ, यहाँ पे आप पॉज कीजिए। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना है कि जो ट्रूथ और ये सब की बातें मैं बाद में बात करते, तो जोशुआ रासमुस ने खुद अपना एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर वो यही बोल रहे फ्रॉम नेसेसरी ट्रूथ टू नेसेसरी एग्जिस्टेंस। मतलब अगर नेसेसरी ट्रूथ भी एग्जिस्ट करे तो नेसेसरी एग्जिस्टेंस का एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश किया जा सकता है फ्रॉम दैट। अभी टू डजन ऑफ आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एल्वेल प्लैंटिंग का कि जो आर्ग्यूमेंट्स उसको अलग अलग फिलोसफर्स ने फॉर्मुलेट करके बनाए थे, उसमें जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है वो जूलियानो केलर का है। जूलियानो केलर एक फिलोसोफर है, उन्होंने अपना पहले आर्ग्यूमेंट कर ही बताया कि अंदर अगर नेसेसरी ट्रूथ एग्जिस्ट करते हैं तो वो भी एक माइंड लाइक एंटिटी में ग्राउंड होना चाहिए, और वो नेचुरलिज्म के अगेंस्ट उन्होंने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है। तो जो ये प्रॉब्लम रेस कर रही है फिलोसोफर, एक्चुअल में ये प्रूफ फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस माना जाता है, या मींस टू एक्चुअली रीच गॉड्स एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो दैट इज आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग ब्लंडर। आई थिंक इट वाज वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी टू सी समथिंग लाइक दिस। हाँ, एक और क्लिप आप प्ले करना, आई मीन आगे प्ले करना, एक दो चीज और ऐड करने को है, एंड देन यस आप बोल सकते हैं ईमान भाई। मैं खाली सोर्सेज लोगों को बताना चाहता हूँ बिकॉज बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है, तो ये लोग नहीं सोचे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं पूरी एकेडमिक बैकिंग से बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत एक फेमस डिबेट हुआ था, मुस्लिम आप क्रॉस कर सकते हैं, मुस्लिम मेटाफिजिशियन एंड एरन रा। तो यहाँ पे एरन रा जो था वो यही बेसिकली मान रहा था कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस है, बट मैं ट्रूथ में मानता हूँ। तो जो मुस्लिम मेटाफिजिशियन है जो जेक है, उन्होंने यही आर्ग्यूमेंट इसके साथ प्रेजेंट किया था कि अगर आप नेसेसरी एग्जिस्ट में मान रहे हो और आप ऐसे इस तरह से ऑब्जेक्टिव ट्रूथ में मानते हो, तो वो और लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन में मानते हो, जैसे वो बोल रहे थे। जैसे आप देखोगे ये जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे वो लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन की बात करता है, तो ये आर्ग्यूमेंट लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन से गॉड का एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश करता है। अगेन वही जो आप बोल रहे हो ना कि ये कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, भाई वो आर्ग्यूमेंट गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह की रियलिटी भी गॉड की तरफ पॉइंट करती है। आपके लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि नेसेसरी एक्सट्रैक्टा एग्जिस्ट करता है, बट आपके मॉडल के अंदर कोई कोहेरेंसी नहीं है कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस कुछ अलग है, नेसेसरी एब्स्ट्रैक्ट अलग है, और आपके पास कुछ तरह की ग्राउंडिंग एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपके पास कोई तरह का कोहेरेंस नहीं है। और इस तरह से वर्ल्ड व्यू से बेटर थीइज्म जो यूनिफाई करता है इन चीज़ों को, ज्यादा एक्सप्लेनेटरी स्कोप प्रोवाइड करता है। आप एक और क्लिप प्ले करना है, वो भी एक और बुक बताना है मेरे को, बिकॉज हमारे मुस्लिम फिलोसफर्स ने भी बहुत कुछ इस पर प्रेजेंट किया, तो वो लोगों को मालूम रहना चाहिए कि हमारे ट्रेडिशन के अंदर बहुत कुछ है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ये जो बुक है बुरहान, आप पॉज कर सकते हैं। ये मोहम्मद हिजाब ने ये बुक जब प्रेजेंट की थी, उसके अंदर जो 5th चैप्टर है उसके अंदर प्रूफ है अलग अलग। तो जो सेकंड प्रूफ है ना, सेकंड प्रूफ उन्होंने एग्जैक्टली यही किया, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो ट्रूथ नेसेसरी फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, नेसेसरी ट्रूथ एग्जिस्ट करते हैं, और नेसेसरी एग्जिस्टेंस अगर एग्जिस्ट करता है तो नेसेसरी एग्जिस्टेंस, एक एग्जिस्टेंस जो चीज है वो ज्यादा फंडामेंटल है देयर रादर देन ट्रूथ्स और इन एब्स्ट्रैक्ट रियलिटीज। तो वो भी इस तरह का आर्गुमेंट प्रेजेंट करके उसको एस्टैब्लिश करते हैं। तो बेसिकली इतने सारे रिसोर्सेज देने का मतलब मेरा ये था बताने कि ये सब एग्जिस्ट करता है,
और जिसने नहीं पढ़ा अपना होमवर्क, जिसने अपना होमवर्क नहीं किया, वो इस तरह की बात कर सकता है। और जिसको एक्चुअल में पता है, समझता है कि नहीं, तो ये दिस इज एक्चुअली लेजिटिमेट, और ये गॉड के आर्ग्यूमेंट को और गॉड के एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश करने इनफैक्ट ऐड ऑन करता है, ना कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ईमान भाई, यस, आई एम डन। जी अगेन मैं आप बस थोड़ा ही बोलूँगा, ज़्यादा तो है नहीं, आपने सब कवर कर दिया माशाल्लाह। सो यही है कि लॉज ऑफ नेचर डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट ना। वो बस ये डिस्क्राइब करते हैं हाउ थिंग्स बिहेव, वो कोई चीज़ कॉज नहीं करते हैं। अगर कोई बोलेगा कि भाई ये इतना खूबसूरत घर है, ये कैसे बना, और सामने वाला जवाब दे बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ ज्योमेट्री, तो कितना बेवकूफ़ माना जाएगा। क्योंकि लॉज ऑफ ज्योमेट्री जो है वो कोई चीज़ बना नहीं सकते, उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो कोई चीज़ क्रिएट कर सकें। सो ये कह देना कि दिस ऑल थिंग इज डिपेंडेंट ऑन लॉजिक इज वेरी फुलिश स्टेटमेंट। और वही जैसे कि खालिद भाई ने अभी बताया, लॉज आर ऑन्टोलॉजिकली डिपेंडेंट, राइट। तो दे कैन नॉट बी अ फ्री फ्लोटिंग एंटिटी, यू नीड एन ऑन्टोलॉजिकल ग्राउंडिंग फॉर इट, और वो सिर्फ गॉड हो सकता है। सो या बस यही बोला। ओके, अब आगे प्ले कर सकते अब हैं। एक्सप्लेनेशन का मामला ये है कि अगर मैं लेट से एक नंबर लाइन ले रहा हूँ, ठीक, नंबर लाइन में हर एक नंबर प्रीसीडिंग नंबर के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे 2 को आप 1 के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, -1 को आप 0 के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। भले ही नंबर लाइन इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रही है, पर हर एक नंबर एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो उसी तरह से यहाँ पे भी सीन है कि जितनी भी डिपेंडेंट कॉजेज है या जितनी भी जो भी कंटिजेंसी है, उसको आप लगातार इन्फिनिट रिग्रेस तक ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और 1 से 2 के बीच में भी इन्फिनिट नंबर्स हैं, पर आप पहुंचते हो ना 1 से 2 के नहीं, बीच। हाँ, पॉज कर दूं मैं? जी, आप पॉज कर दीजिए। यहाँ पे एक इशू क्या हो गया कि उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले तो उन्होंने बोला ये नंबर लाइन एग्जिस्ट करता है, इस तरह से एक्सप्लेनेशंस भी एट इन्फिनिटम जा सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा इशू उन्होंने बोल दिया, क्योंकि जैसे कि इसके ये क्लिप के पहले ही वो बोल रहे थे कि इन्फिनिट रिग्रेस एक फैलेसी नहीं होती है, प्रूफ करके बताओ, ये करके बताओ, बट ये नहीं समझते कि फैलेसी को अब बेसिक टर्म्स में भी हम एक एरर इन रीजनिंग की तरफ से भी यूज किया जा सकता है। बट ये वो आर्टिकल ये बेसिकली स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी को पॉइंट आउट करके बोल रहे थे कि लोग पढ़ लो इन्फिनिट रिग्रेस के बारे में, पर आई थिंक इन्होंने खुद ने नहीं पढ़ा, बिकॉज उन्होंने जो ऑब्जेक्शन रेज किया ना अभी कंटिजेंसी आर्गुमेंट के अगेंस्ट, ये बोलना चाह रहे थे कि एक्सप्लेनेशन इन्फिनिटम तक जा सकता है। बट ये जो खुद सोर्स ये प्रोवाइड कर रहे थे, वो सोर्स के अंदर ही बताया गया है कि ये एक्चुअली बहुत फिलोसोफर्स इसको प्रॉब्लमैटिक मानते हैं और ये वर्क नहीं करता। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है being ontologically dependent on new things that thus have argued for, basically बोलने का मतलब है कि some have been suspicious for the idea that this can go at infinitum, explanation अगर infinitum तक जाए, और वो बोल रहे with everything being ontologically dependent on some new thing and thus have argued that metaphysical foundationalism जरूरी है। मतलब इसका मतलब है कि कितना भी आप अगर इन्फिनिट रिग्रेस भी आप दे रहे हो, आप एक्सप्लेनेशंस को इन्फिनिट रिग्रेस तक नहीं दे सकते, आपको एक अल्टीमेट मेटाफिजिकल फाउंडेशन की जरूरत है, और ये कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट का पार्ट है। मैं तो ये शौक था कि क्या प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट के अंदर आप लेट्स से इमेजिन करो कि अगर एक इन्फिनिट रिग्रेस एग्जिस्ट भी करता है, तो उस इन्फिनिट रिग्रेस को ग्राउंड करने के लिए भी आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करना है, तो एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस फिर भी पॉजिट होता ही है, कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस फिर भी एस्टैब्लिश होता ही है। अब इन्होंने मैं शौक था कि ये खुद के सोच से शायद पढ़ते नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, देखो आप फॉर एग्जाम्पल वो बता रहे कि एक्वाइनिस का क्या व्यू था, होल्ड दैट इवन ऑन्टोलॉजिकली events are ontologically dependent on their causes, and that an infinite regress of causes and effects would be an infinite series of things, each which is ontologically dependent on the next, and this is impossible. और लोग ये Aquinas का भी बता रहे कि ये impossible है एक हिसाब से। So thus he concludes that there must be a first cause of all else that is itself uncaused, namely God. तो basically अगर आप एक इन्फिनिट रिग्रेस को पॉजिट कर रहे हो, लेट्स इमेजिन कि आप एक इन्फिनिट रिग्रेस को पॉजिट कर रहे हो जो इटर्निटी तक जा रहा है, और उस इन्फिनिट को रिग्रेस को एक्सप्लेन करने के लिए भी कंटीजेंसी आर्गुमेंट के हिसाब से आपको एक नेसेसरी बीइंग को एस्टैब्लिश करना है, बिकॉज अगर सब टोटलिटी ऑफ कंटीजेंट ऑब्जेक्ट्स दे कैन नॉट एक्सप्लेन देमसेल्फ, अगर वो अपने आप को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, देन यू नीड अ नेसेसरी एग्जिस्टेंस, जो जिसकी वजह से आपको एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि टोटलिटी ऑफ कंटीजेंट बीइंग कंटीजेंट एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। तो ये सेंस में ये एक इशू है जो आई थिंक मुझे लगा कि ये प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया जा रहा है, जो वो ऑब्जेक्शन रेज करने की कोशिश कर रहे थे। ईमान भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और नहीं, ये दोनों को मिला भी रहे हैं ना, इन्फिनिट रिग्रेस और नंबर को मिला रहे हैं कॉजेस के साथ, इसके दरमियान फर्क नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, दोनों जन को मिला रहे हैं ये।
राइट। और तो दूसरी बात ये बहुत अलग अलग तरह के इन्फिनिट रिग्रेस एग्जिस्ट करते हैं। अब उसके हाँ अंदर एक बहुत अलग अलग तरह के डिबेट्स भी है कि किस कौन से तरह का इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल है, कौन से तरह का इन्फिनिट रिग्रेस नहीं पॉसिबल। रियलिटी के अंदर इनसे पूछा जाए। यस हाँ जी। एंड कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे अब ये नहीं स्टैब्लिश कर सकते कि कंटीजेंट बीइंग्स एट एक्सप्लेनेशन इन्फिनिटम तक जा रहे हैं। आपको एक अल्टीमेट ग्राउंड ऑफ रियलिटी चाहिए, एक फर्स्ट कॉज चाहिए जो हायरार्किकली सारे जितनी भी कंटीजेंट रियलिटी है सबको ग्राउंड कर रहा है। हाँ ईमान भाई कुछ बोलना चाह रहे थे। जी मैं बस यही कह रहा था कि इन्होंने पहले एग्जांपल ही वो गलत दिया। इन्होंने एक टाइमलाइन का एग्जांपल दिया और नंबर्स का एग्जांपल दिया, बट infinite can exist with mathematics because mathematics is based on axioms and assumptions, Yes. right? तो उसमें तो infinite exist करता ही है, but real world में infinite exist कर ही नहीं सकता। ये आप क्या mathematics से जो चीज़ें उठा के आप real world में apply कर रहे हो, ऐसा होता नहीं है। It's an abstract concept, ठीक है। Thoughts में, ideas में it can exist, but reality में there must be something जिस मतलब जो starting point हो हर एक चीज़ की, आप ऐसे पीछे पीछे धकेलते नहीं मतलब ऐसे एक्सप्लेन के हाँ इसको पीछे वाला एक्सप्लेन करता फिर उसको और एक्सप्लेन करता, आप हमेशा नहीं ले जा सकते। राइट। कितने एथियस्ट फिलोसोफर भी रिकॉग्नाइज करके समझते कि नहीं कुछ तो नेसेसरी, कुछ तो अल्टीमेट होना चाहिए। तो एनीवे आप नेक्स्ट क्लिप प्ले कर सकते हैं, मेरे को कुछ ऐड करना है जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा था कि मुफ्ती साहब ने जब क्वेश्चन भी रेज किया था वहाँ पर स्ट्रीम के दौरान, तो इन्फिनिट डिग्रेस ऑफ कॉजेज को कहा था। अब अभी तक आधे से ज़्यादा लोग इसमें परेशान है कि ये इन्फिनिट डिग्रेस जो मुफ्ती साहब ने क्वेश्चन किया था वो क्या है, फिर डायरेक्टली मैथमेटिक की तरफ चले जाते हैं। तो वही मसला है, आपने इससे पहले भी 2-3 जो अभी इसके ऊपर एनालाइज किया, मेन मसला यही आ रहा है कि क्वेश्चन कोई समझ नहीं पाया और इन्होंने आंसर करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ तक भी अगर ये पहुंचे हैं, अभी तक हमने अगर एनालाइज किया है तो बेसिकली क्वेश्चन को सही से एड्रेस नहीं कर पाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल चीजें जिनको आप जो है पीछे आगे? नेसेसरी मान सकते हैं। एनर्जी के बारे में नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी ओ सॉरी कुछ थोड़ा सा कुछ हट गया। हाँ उसके बाद आई थिंक और सोर्सेज मैंने प्रोवाइड किए थे। ओके ओके हाँ यस आ रहा है। बस सर ने प्रॉब्लम उठाई थी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। इसको मैं पीछे से ले लेता हूँ जस्ट। हाँ एक मिनट हाँ जरा सा ये ओके हाँ बस यहाँ से। अब यहाँ पे किसको अगर समझना है कि फॉर इंस्टेंस अगर इन्फिनिट रिग्रेस एग्जिस्ट कर भी रहा होगा, जो कि वो एक अलग डिबेट है, बट फिर भी पॉज कीजिए, और फिर भी हम एक्चुअली कंटिन्यूसी आर्गुमेंट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और अगर आप एक क्लिप पीछे ले लेंगे ना, तो जो बुक है एक क्लिप पीछे ले लेंगे आप। यस मैं ले रहा हूँ, इसको बताइएगा आप। ये और पीछे ले लूँ? नहीं बुक नेम बताइए मुझे खाली। हाँ बस न्यू है हाँ बस ये यहाँ पे पॉज कीजिए। यहाँ पे देखिए ये बुक है ना, जो इसके अंदर 2 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर जो अलेक्जेंडर प्रोस्ट बता रहे कि कैसे इन्फिनिटीज के साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरे चैप्टर में जोशुआ रॉसमैन ये आर्ग्यू कर रहे हैं, जिसका जो चैप्टर का नाम है सुप्रीम फाउंडेशन, कि अगर वो सब डिबेट्स छोड़ भी दो तो भी सुप्रीम फाउंडेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब ये है कि इन दी एंड कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट आपने कोई ऑब्जेक्शन रेज ही नहीं किया यहाँ पे। कंटीजेंसी आर्गुमेंट के अंदर वो फैक्टरिंग करके भी कंटीजेंसी आर्गुमेंट वर्क करता है, और फिलोसफर वही एस्टैब्लिश करते हैं। अब एक क्लिप आगे करेंगे तो उन्होंने सबसे पहले ऑब्जेक्शन के अंदर वही एक्सप्लेन किया है। आप प्ले कर सकते हैं जी जी। कोई भी पहले ऑब्जेक्शन उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कोई इशू है ही नहीं कंटीजेंसी आर्गुमेंट के लिए। आप हाँ आप प्ले कर सकते हैं आगे। यस और इसी तरह से अगर आप देखेंगे हमजा जोरिस ने भी अपनी बुक के अंदर यही एड्रेस किया है, ये कोई इशू ही नहीं है। रेस किया जा रहा है कि अगर आप सोच रहे हो कि कोई यूनिवर्स इटर्नल हो अगर, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि उसके लिए अलग आर्ग्यूमेंट्स है, बट वो कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट के लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ प्ले आप करना ये है? जी प्ले करना। ओके दूसरा इसमें भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है। जैसे हम सबकी माता पिता हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी कि पूरे ह्यूमैनिटी का कोई एक माता पिता। हाँ बेसिकली इसको कहते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो इन्होंने कहा था कि कंटिंजेंट चीजें एग्जिस्ट करती है। ये रसल ने प्रॉब्लम उठाई थी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन की कंटिंजेंसी आर्गुमेंट पे ही, कि अगर आप ये मान रहे हो कि एक चीज कंटिंजेंट है, मान लो इस पूरे के पूरे सिस्टम में सारी चीजें कंटिंजेंट है, इसका मतलब ये थोड़े कि सिस्टम ही कंटिंजेंट हो जाएगा। कि भाई तुम्हारे मम्मी जावेद पापा अख्तर ने भी यही बोला। तुम्हारे मम्मी पापा है, मेरे मम्मी पापा है, कल को कोई आके बोल दे पूरे ह्यूमैनिटी के मम्मी पापा है, ये तो फॉलिसी हो जाएगी ना। उधर आदम ईव हो सकते हैं। If you look at it, हाँ उधर आदम ये मान ले, या फिर वो मनुष्य श्रद्धा मान ले। ओके यहाँ पे हम पॉज करेंगे यहाँ पे ये समझने के लिए कि उन्होंने क्या बोला। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन बेसिकली क्या है, वो लोग ये आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कंटीजेंट रियलिटी
अगर एक मतलब कंटीजेंट हमको दिख रहा है, कंटीजेंट एग्जिस्टेंस है, तो हम बोल नहीं सकते कि पूरा होल पे भी हम वही अप्लाई कर सकते जो हम पार्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि कोई भी कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कोर्सेज में कोई भी जाएगा ना, बेसिक कोर्स बच्चों लोग के लिए भी, तो उनके अंदर ये एक्सप्लेन किया जाता है कि कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट सबसे पहले तो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन अप्लाई नहीं होता, और कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट को इस तरह से भी प्रेजेंट किया जा सकता है जिसमें वो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन का सवाल भी ना है। और तो दोनों तरीके से फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन को रिफ्यूट किया जा सकता है बहुत ईजिली। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन अप्लाई ही नहीं हो सकता, जैसे कि फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंसी, जो जिसके बेसिस पे अगर हम कंटीजेंसी आर्गुमेंट को प्रेजेंट करेंगे तो उस पर फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन नहीं अप्लाई हो सकता। ये ऐसे समझ लो कि फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन क्या है, मैं वो भी समझा देता हूँ, बिकॉज ऑब्जेक्शन क्या है वो भी समझना जरूरी है। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन बेसिकली ये है कि अगर कोई चीज पार्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो तो होल पे नहीं अप्लाई हो सकती, या होल पे अप्लाई करना में स्केप्टिज्म रेज करता है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। तो वो ऐसा होगा कि वेल मछली है फॉर इंस्टेंस, वो छोटे छोटे सेल से बनी हुई है, तो सेल तो छोटे होते हैं बट वेल तो बड़ी है ना, तो आप बोल रहे हो कि सेल छोटा, इसका मतलब थोड़ी वेल छोटी होगी। तो ये फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन कुछ चीज़ों पे अप्लाई होता है जिसके अंदर चीज़ें जैसे कि रिलेटिव हो गई चीज़ें उस पर अप्लाई होता है, बट कुछ चीज़ें जो डेफिनेटिव होती है जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंसी है, उसके अंदर आप पार्ट पे अप्लाई कर रहे हो होल पे भी अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर सारी लाल ब्रिके से दीवार बनी है तो पूरी दीवार भी लाल होना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन I mean, is not a great objection against the contingency argument. इमान आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर मैं और खाली लोगों को कुछ रिसोर्स दे दूंगा। मैं बस वही समराइज कर देता हूँ आप वैसे। तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन सिर्फ तब होती है जब प्रॉपर्टी नॉट ट्रांसफरेबल होती है, राइट। कि फॉर एग्जांपल हर एक ब्रिक जो है वो छोटी है, सो दीवार भी छोटी होगी, तो ये फैलेशियस है। लेकिन जैसे अगर हम ये कहें कि हर एक ब्रिक जो है वो क्ले से बनी है, तो पूरी दीवार भी क्ले से बनी होगी, तो ये वैलिड है। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस कंटिंजेंसी है ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, एंड द आंसर इज यस, बिकॉज कंटिंजेंसी इज अबाउट डिपेंडेंस, इट्स नॉट अबाउट साइज और शेप, राइट। ये एक ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस होता है चीज़ का। आप कितनी भी कंटिंजेंट फाइनाइट चीज़ों को जोड़ लें, वो हमेशा कंटिंजेंट और फाइनाइट ही रहेंगी, भले ही साइज शेप वेट चेंज हो जाए। राइट। और आई थिंक पहली क्लिप में भी मैंने स्पॉटलाइट छीन लिया, आपको शायद चांस नहीं मिला, तो उससे प्रीवियस क्लिप में आपको कुछ एड्रेस करना था, तो आई थिंक रह गया होगा, तो आप बोल सकते हैं। नहीं, मैंने तो शायद ऐड कर दिया था। जी हो गया। जी, आप खाली प्ले करेंगे तो मैं खाली कुछ रिसोर्सेज भी लोगों को बता दूंगा कि देखो ये जो बुक मैं बता रहा था उसका सेकंड ऑब्जेक्शन फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन से डील करता है। आप प्ले कीजिए, आगे चलेगा। ये इन रियलिटी फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन से डील करती है। मोहम्मद हिजाब की जो बुक है, अब आप यहाँ पे पॉज करना है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं मोहम्मद हिजाब कि ये आर्ग्यूमेंट को एब्स्ट्रैक्टली भी प्रेजेंट किया जा सकता है, फुली एब्स्ट्रैक्टली मैथमेटिकली और मैथमेटिकल ऑन्टोलॉजी से भी प्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। तो या तो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन आएगी भी तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आर्ग्यूमेंट को इस तरह से भी प्रेजेंट किया जा सकता है जिसमें फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन आती नहीं है। इससे पुरानी जो बुक भी थी, जो जोशुआ रासमुसन ने जो चैप्टर वो गाइड किया था, वो चैप्टर के अंदर भी उन्होंने बताया कि इस आर्ग्यूमेंट को इस तरह से प्रेजेंट करो तो फैलेसी की कॉम्पोजिशन सबसे पहले तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पार्ट होल वाला जो आप इन्फ्रेंस करते हो उसके बिना भी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया जा सकता है, बट अगर आपने किया तो भी वो करना वो भी प्रॉब्लमेटिक नहीं। तो ये दोनों सेंस में आर्ग्यूमेंट बहुत पावरफुल आर्ग्यूमेंट है, फैलेसी कॉम्पोजिशन नहीं अप्लाई होती। और सबसे फनी बात क्या मैं बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्लिप के अंदर आप प्ले कीजिए। ओके। उन्होंने ना पॉज कीजिए, उन्होंने बर्ट्रैंड रसेल के फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन के एग्जाम के ऑब्जेक्शन को लाने की कोशिश की। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये बर्ट्रैंड रसेल के पैदा होने के 600 से 700 साल पहले शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन को इतना डीपली एड्रेस किया था कि आज तक फिलोसोफर्स वो पढ़ते हैं। अगर कोई किसको इंटरेस्ट है तो वो ये वीडियो के दिन देख सकता है कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने ये जो बर्ट्रैंड रसेल का फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन वाला जो ऑब्जेक्शन है उसके पैदा होने से पहले से रिफ्यूट कर दिया था। पैदा होने से 500 600 साल 700 साल पहले से वो रिफ्यूटेड आर्ग्यूमेंट है। तो ये आर्ग्यूमेंट अभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। ये हम फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इस्लामिक थियोलॉजी पर्सपेक्टिव, ये डस्टबिन के अंदर पड़ा है आर्ग्यूमेंट। यस, आप ले कर सकते हैं आगे, देखिए। तो अब देखो ये इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि जो कंटिंजेंट चीज है मोस्टली अगर आप देखो तो ये फिजिकल वर्ड है, फिजिकल मैटर है। तो कंटिंजेंट को हम लेते जाएंगे और अचानक से हम नॉन फिजिकल चीज में चले जाएं, तो एक ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई जो नॉन फिजिकल है वो फिजिकल कैसे बनाया। यहाँ पे बहुत कीजिए। अब यहाँ पे ये लोग प्रॉब्लम रेस करते हैं कि कोई नॉन फिजिकल चीज फिजिकल को कैसे बनाती है, कोई मेटाफिजिकल चीज है तो फिजिकल चीज पे कैसे इंपैक्ट कर सकती है। बट यहाँ पे उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट ही प्रेजेंट किया है
क्यों, मतलब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे उनको बताना तो चाहिए कि ओके यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट है जो उस बात को रिफ्यूट कर रहा है, बट उन्होंने कुछ भी प्रेजेंट ही नहीं किया। तो दिस इज, मैं सोच में पड़ गया कि ये भाई ये प्रॉब्लम क्यों होना चाहिए। अगर आप आगे की क्लिप प्ले करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली चीज तो जो नोट करना चाहिए, हाँ यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, कि वाया आर्ग्यूमेंट ये नेसेसरी, ये डायरेक्टली फॉलो होता है कि जो अल्टीमेट रियलिटी वो नेसेसरी होना चाहिए, वो इमटेरियल होना चाहिए। अब ये आर्ग्यूमेंट खुद जोशुआ रास्मुसन ने प्रेजेंट किया, उनका फॉर्मुलेट किया वो आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, जो बता रहे कि कैसे ये सब चीजें इन दी एंड मटेरियल बिट्स नहीं हो सकता, लास्ट में जो अल्टीमेट फाउंडेशन ऑफ रियलिटी मटेरियल बिट्स नहीं हो सकते। अब ये दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कॉजल प्रिंसिपल जो है, कॉजल प्रिंसिपल बेसिकली ये बोलना कि whatever begins to exist has a cause, so whatever begins to exist has a cause, जो कॉजल प्रिंसिपल है ये हम यूनिवर्सली अप्लाई करते हैं। जब कोई इस आर्ग्यूमेंट को या इस प्रिंसिपल के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लाता है ना, तो उसके उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि तुम बताओ कि क्यों ये कॉजल प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब इन्होंने एक रिस्ट्रिक्टेड प्रिंसिपल लाया, अब आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्टेड प्रिंसिपल, कि इनका बोलने का मतलब है कि सिर्फ मटेरियल चीजें ही मटेरियल चीजों को कॉज कर सकती है। तो इनको बर्डन ऑफ प्रूफ है एक्सप्लेन करना कि क्यों क्यों सिर्फ मटेरियल चीजें ही मटेरियल चीजों को कॉज कर सकती है, बट इन्होंने कोई प्रूफ प्रोवाइड ही नहीं किया। तो जो दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, ये दोनों जोशुआ रास्मुसन की वेबसाइट पे आपको मिल सकता है, जहाँ पे उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल में उन्होंने क्लियरली बताया था कि जब आप कॉजल प्रिंसिपल को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो आपको एक रेलेवेंट डिफरेंस बनाना चाहिए। जस्ट बिकॉज मटेरियल कॉज अलग है और इमटेरियल कॉज दो अलग चीज है, इस वजह से आपको एक्चुअली रेलेवेंट डिफरेंस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। आपको सही में एक रेलेवेंट डिफरेंस एस्टैब्लिश करना है, मियां डिफरेंस नहीं एस्टैब्लिश करना है, रेलेवेंट डिफरेंस एस्टैब्लिश करना है। और ये जोशुआ रास्मुसन और कई फिलोसोफर बिलीव करते हैं कि इमटेरियल चीजों को कॉज करना एक इसके अंदर कोई रेलेवेंट डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसमें भी कॉजल प्रिंसिपल अप्लाई होगा जैसे दूसरी चीजों में अप्लाई होता है। तो इनको एस्टैब्लिश करने की जरूरत है कि क्यों इस तरह का रिस्ट्रिक्शन ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे कि प्रॉब्लम भी है, बिकॉज जनरली ये इसको कोई इतना खास प्रॉब्लम आता नहीं। कुछ फिलोसफर ने इसको रेस किया है एज अ प्रॉब्लम, बट ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे रेफ्यूटेशंस हैं। अब आप आगे की क्लिप प्ले करेंगे तो मैं और डीपली एक्सप्लेन कर जी। यहाँ पे देखिए, हम पॉज करते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने कोई आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं किया। अब सेकेंडली मैं देना चाहूँ, पीछे ले यस यस, एक मिनट। आगे चला गया, आई थिंक आगे चला गया। यस यस, यहीं पे पॉज रखना। तो जो मेटाफिजिकल चीजें फिजिकल चीजों को कैसे रिएक्ट कर सकती है, तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे लग रहा है कि ये लोग अपनी खुद की एक ऑन्टोलॉजी प्री सपोज करके चल रहे हैं। बिकॉज आई थिंक जनरली कुछ लोग जो एथियस्ट भी होते हैं जनरली वो मोनिस्ट होते हैं, या आज अलग अलग फिलोसफीज, कुछ मोनिस्ट फिलोसफीज एग्जिस्ट करती है। मोनिस्ट का मतलब है कि वो सोचना है कि रियलिटी सिर्फ एक ही टाइप की रियलिटी है, इन द सेंस या तो वो पूरी मटीरियल है या पूरी इमटीरियल है। बट जो लोग ड्यूलिज्म में मानते हैं वो, उनके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। और ड्यूलिज्म बेसिकली नेचुरल डिस्पोजिशन है इंसानों की। तो जो दूसरी पॉइंट ये है कि हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है, मेंटल कॉजेशन एक चीज एग्जिस्ट करती है, जो हमको सबको पता है कि मेंटल कॉजेशन एक चीज है जो मेंटली चीज है, दूसरी चीजों को कॉज करती है। जैसे हम आर्ग्यूमेंट से गो थ्रू करते हैं तो आर्ग्यूमेंट हमें कॉज करता है मेंटल कॉजेशन, कि वो एक तरह से नेसेसरीली प्रेमिस के अंदर कंक्लूजन फॉलो होता है। या मेंटल कॉजेशन इस तरह से भी समझ सकते हैं हम कि हमारी जो थॉट्स है वो एक्चुअल में फिजिकल वर्ल्ड पे एक हिसाब से इम्पैक्ट करती है। तो ये सेंस में अगर फॉर इंस्टेंस हम ड्यूलिज्म में मानते हैं और हमारे अंदर एक इमटेरियल सोल एग्जिस्ट करती है, ओके, अगर इंसानों के अंदर एक इमटेरियल सोल एग्जिस्ट करती है तो सोल भी एक मेटाफिजिकल इमटेरियल चीज है। बट हमारी थिंकिंग, हमारी थॉट्स, उसको रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट होता है। कॉन्शियसनेस जो एग्जिस्ट करती है वो एक इमटेरियल चीज है, बट एक इमटेरियल चीज कॉन्शियसनेस, उसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं और वो मटेरियल वर्ल्ड रियलिटी के अंदर उसका एक इम्पैक्ट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि मेंटल चीजें, इमटेरियल चीजें रियल वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड के अंदर एक्चुअली इम्पैक्ट करती है। मतलब ये इसके पास भी कॉज है जिसका इफेक्ट मेंटल वर्ल्ड में आता है। तो वो सेंस में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी डे टू डे लाइफ, हमारी हर डे टू डे लाइफ एक्चुअली टेस्टिमेंट है कि ये कोई इशू है नहीं, हमेशा से एग्जिस्ट करता है। जब फॉर एग्जांपल हमने मेरी फ्री विल, मेरी कॉन्शियसनेस यूज करके अगर कोई डिसीजन ले रहा हूँ और मेरा मेंटल कॉजेशन की वजह से लेट्स से मैं मेरा हाथ
हिला रहा हूँ मैं फ्री विल यूज करके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि कोई मेटाफिजिकल चीज का फिजिकल चीज का इंटरेक्शन हुआ एक हिसाब से। तो इसके ऊपर बहुत लिटरेचर है, एंड ऑफ कोर्स ड्यूलिज्म किस तरह से बताया जा सकता है कि ड्यूलिज्म ही सही है, वो एक अलग डिबेट है, उसमें हम कभी बाद में जाएंगे। बट पॉइंट मैं रेस करना चाह रहा हूँ कि माइंड बॉडी ड्यूलिज्म बिल्कुल ही अलाउ करता है कि इमटेरियल चीजें मटेरियल चीजों पर इफेक्ट करती है, और मटेरियल चीजें इमटेरियल चीजों को इफेक्ट करती है, जिस वजह से फॉर एग्जाम्पल कॉन्शियसनेस कैन ऑल्सो बी गेट इफेक्टेड बाय द फिजिकल वर्ल्ड। अब हमारे कोई इंसान को मार लग जाएंगे तो उसकी कोई चेंज ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होगी उसके अंदर। ये दोनों का बिल्कुल इंटरेक्शन हमको दिखता है। तो आपने कहाँ से रेज कर दिया कि इमटेरियल चीज़ों के अंदर कुछ कॉज या इफेक्ट, कॉज नहीं हो सकती, कुछ इफेक्ट जनरेट नहीं कर सकती, या मटेरियल चीज़ें इमटेरियल चीज़ों के अंदर इफेक्ट नहीं जनरेट कर सकती, आपने कहाँ से क्रिएट किया? तो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात तो ये कि फिजिक्स खुद ऑलरेडी चैलेंज कर रहा है ये नाइव मटेरियल कॉजेशन को, बिकॉज फिजिक्स खुद बोलता है कि कॉन्शियसनेस, जो तो हमको पता है कि कॉन्शियसनेस मटेरियल है, उसका क्वांटम वर्ल्ड के अंदर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, कुछ फिलोसफर और थियरी इसको नहीं एक्सेप्ट करते, बट पॉइंट ये है कि हमारे पास कुछ तो हाइपोथेसिस है जो डायरेक्टली काउंटर एग्जांपल प्रोवाइड कर रही है कि देयर इज समथिंग लाइक द मटेरियल लाइक जो इमटेरियल चीजें है वो मटेरियल चीजों पे इफेक्ट ला सकती है। तो जब हम इन सेंस में इन 3 काउंटर एग्जांपल को देख के उनके बारे में सोचें, तो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर ये सब एग्जिस्ट करता है। तो व्हाई डू यू थिंक कि गॉड बीइंग एन इमटेरियल रियलिटी कांट कॉज अ मटेरियल रियलिटी? इस तरह से कॉज क्यों हो सकता है कि जो मटेरियल रियलिटी को इफेक्ट करे? बिल्कुल कर सकते हैं। जोशुआ रासमुसन खुद आर्ग्यू करते हैं कि लाइक इन सम सेंस माइंड कैन जेनरेट मटेरियल रियलिटी। इसमें कुछ भी खास प्रॉब्लमैटिक है नहीं, इनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है प्रेजेंट करने के लिए कि बताए कि क्या प्रॉब्लमैटिक है। तो या ईमान भाई आपको कुछ बताने, आप इसलिए एक क्लिप पे और एक चीज और प्ले कर लीजिए इसके बाद जस्ट यस। सो इफ इमटेरियल थिंग्स, हाँ बस पॉज, इफ इमटेरियल थिंग्स कैनॉट कॉज मटेरियल इफेक्ट्स, then thoughts cannot move bodies, choice cannot write books, and free will is an illusion. Yet this happens constantly. So this objection fails क्योंकि हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। इवान भाई आपका क्या कहना है इस पे? जी, तो बेसिकली इन्होंने बस एक आर्ग्यूमेंट दे दिया, और पर कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं दिया, बस पॉइंट क्लेम कर वो बोल दिया, वो एग्जैक्टली, मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, बोल दिया, बड़बड़ कर दिया, बड़बड़ा दिया। सो यहाँ पे लाइक इन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, डायरेक्ट मैकेनिज्म को डिमांड कर रहे हैं, बट इन्होंने एक भी लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखाया है कि क्यों कोई मेटाफिजिकल बीइंग जो है कॉज नहीं कर सकता फिजिकल रियलिटी को। इसमें एक भी लॉ ऑफ लॉजिक वायलेट नहीं हो रहा है, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन, कोई भी इनकोहेरेंस नहीं है। अब विदाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग इम्पॉसिबिलिटी, आस्किंग हाउ डज नॉट अंडरमाइन द कंक्लूजन, राइट? कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट जो है वो ऑन्टोलॉजिकल डिपेंडेंस के बारे में है। इट्स नॉट कि लाइक आपको फिजिकल कोई कॉज ही चाहिए फिजिकल इफेक्ट जनरेट करने के लिए। और ये भी जो इनका क्लेम है ना कि नहीं फिजिकल कॉज ही होना चाहिए, सो इसका भी इन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। अगर ऐसी बात है तो वही जो आपने अभी शो करा था कि फ्री विल से हम फिर अपना लाइक नई फिजिकल इंटरेक्शन कर पाते हैं और सारी चीज़ें मतलब कोलैप्स कर जाती हैं। इनका एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं, बस क्लेम करके बढ़ो आगे। ये तो और इनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि ये तो उन्होंने कह दिया कि नॉन फिजिकल चीज़ फिजिकल चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो जाहिर सी बात इनके लिए जिम्मेदारी है कि आप जहाँ बैठे हैं और जिस मतलब थॉट और जिस आइडियोलॉजी से आ रहे हैं आपके ऊपर ऑलरेडी लोगों के क्वेश्चन रेज होंगे, हमारी तरफ से नहीं लोगों की तरफ से भी होंगे। एटलीस्ट उनको तो सेटिस्फाई कीजिए, आप हमको ना कर रहे हैं, आपके आसपास या फिर जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई कीजिए, आप आंसर दीजिए, फिर कैसे वो एग्जिस्ट कर रही हैं चीज़ें। खाली हमारा ही हमारी आइडियोलॉजी से ही ना, सिर्फ दीगर और भी जो तबकात हैं उनकी भी आइडियोलॉजी सेम यही है कि मेटाफिजिक या फिर नॉन फिजिकल चीज़ जो फिजिकल चीज़ को एग्जिस्टेंस में ला रही है। तो ये क्वेश्चन रेज़ करके इन्होंने हम पर नहीं सोच रहे हैं कि इस्लाम पर या फिर खुसूसन एक स्पेसिफिक तबके स्पेसिफिक जो है मानने वालों के ऊपर हमने क्वेश्चन रेज़ किया है। आपने क्वेश्चन रेज़ कर दिया, कोई सही से गौर करेगा तो आपको सबके लिए आंसर भी देना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल। और एक और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सबसे पहले इनकी कोई पर्टिकुलर ऑन्टोलॉजी वो प्री सपोज करके यहाँ नहीं ला सकते। अगर उनको लग रहा है कि हाँ डीलिज्म भी रॉन्ग है तो उसके ऊपर भी डिबेट करके हम कर सकते हैं डिबेट। बट पॉइंट है कि हाइपोथेटिकली ये सब एग्जिस्ट करता है। अगर हाइपोथेटिकली भी एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर अलग अलग मॉडल्स है। पूरे माइंड बॉडी डीलिज्म के अंदर बहुत इंटरेक्शन प्रॉब्लम बोल के कितना लिटरेचर जो लोगों ने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है कि किस तरह से जो इमटेरियल रियलिटी मटेरियल रियलिटी को इफेक्ट करती है। तो ये सब एग्जिस्ट करता है। तो आप सीधा बोल दो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो दैट इज एब्सोल्युटली, आई मीन, यू आर बीइंग डिसमिसिव।
आप यही नहीं एक्नॉलेज कर रहे हो कि बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलो कि नहीं ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर अगर ऐसा आप बोल रहे हो आप, तो इंडियन सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज तो ये है कि आप ड्यूअलिज्म को अगर डिनाई नहीं कर रहे हो, देन आप अपनी फ्री विल को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और वो अलग अलग टाइप के कोलैप्स आ सकते हैं अंदर, जैसे ईमान भाई ने बताया। अच्छा, और ये फिजिक्स जो है वो खुद प्री सपोज करती है नॉन फिजिकल रियलिटीज़ को। लॉजिकल लॉज हो गए, आइडेंटिटी हो गई, कॉजेशन हो गया। सो लाइक टू क्लेम के नॉन फिजिकल चीज़ कोई फिजिकल चीज़ के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकती इज फॉल्स, रॉन्ग। जी, कंटिन्यू करते हैं इसको हम। जी, अगर कंटिंजेंसी पर अलग अलग फिलोसफिकल सिस्टम्स में अलग अलग चीज़ें हैं, सबके प्रोज और कॉन्स हैं। केवल आप ये सोचो कि जो इस्लामिक व्यू पॉइंट है वही सही है, ये मूर्खता है। मूर्खता है। आपको पढ़ना चाहिए, और भी लोगों ने और ऐसा नहीं कि केवल इन्होंने ही डिकोड किया है, सारे फिलोसफिकल सिस्टम्स में कंटिंजेंसी पर बात हुई है। वही चीज़ है, ये मुझे लग रहा है कंटिंजेंसी में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं कि कंटिंजेंसी से अगर आप नेसेसरी बीइंग पे जाते भी हो और मानते भी हो कि एक नेसेसरी ग्राउंडिंग चाहिए, तो ये नहीं आप प्रूव कर सकते कि वो आपका खुदा है। एग्जैक्टली, आपका खुदा है, वो ब्रह्मन हो सकता कुछ है, attribute- हाँ, चाइनीज दाओ हो सकता है। चाइनीज और कुछ एट्रीब्यूट्स आप फिर भी दे सकते हो कि हाँ ठीक है, उसको नॉन फिजिकल होना चाहिए, नहीं, वो भी जरूरी नहीं है। ये एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, इब्ने सिना के उसमें स्कीम ऑफ थिंग में मैटर भी शायद एग्जिस्ट कर रहा है। ये आर्गुमेंट इब्ने सिना का है। इब्ने सिना मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है नेसेसरी बीइंग के रूप में। वो ये भी कहते हैं कि मैटर भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो मैटर के एग्जिस्टेंस पे नहीं जा रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे ये भी आ जाता है, अगर गॉड एग्जिस्ट कर रहा है नेसेसरी बीइंग की तरह, तो वो शून्य से सब कुछ बना नहीं सकता, यानी कि वो लॉजिक के बाहर है। तो आप जैसे ये क्लेम कर देते हो गॉड लॉजिक के बाहर है, या जो नेसेसरी बीइंग है वो लॉजिक के बाहर है, तो फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स खुल जाती है। जैसे स्टोन्स पैराडॉक्स है, क्या गॉड ऐसा स्टोन बना सकता है जो वो ना उठा पाए? तो ये एक लॉजिकल पैराडॉक्स बन जाएगा। अगर वो उठा लेगा तो फिर वो जो है बना नहीं पाया। एग्जैक्टली, और अगर बना नहीं पाया तो अगेन उस पर लिमिट रख गई। तो आप जैसे ही कहते हो तो गॉड लॉजिक के बाहर है, तो फिर अगेन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बड़ी प्रॉब्लम्स है, मतलब इस आर्गुमेंट्स में 2 स्टेप में है, और दोनों स्टेप पे ही इसको प्रॉब्लम के साथ डील किया जा सकता है। इतना कोई सीरियस आर्गुमेंट है नहीं। सीरियस नहीं है भाई, तो मुझे प्रॉब्लम है आपके लगे। सीरियस नहीं है अभी, बट कोई नहीं, कोई सीरियस ऑब्जेक्शन अब तक ऑफर तो कर पाए नहीं। बोले कोई सीरियस प्रॉब्लम है, दोनों स्टेप में प्रॉब्लम है, एक भी प्रॉब्लम हमको तो यहाँ दिखा नहीं है। और इस तरह से डिसमिस होना कि कोई सीरियस प्रॉब्लम है नहीं, जबकि एथिस्ट फिलोसोफर भी इसको सीरियस प्रॉब्लम मानते हैं। कितने एग्नोस्टिक एथिस्ट, कितने एग्नोस्टिक जो खुद बोलते नहीं ये आर्गुमेंट हमको प्रॉब्लम्स देता है। जैसे एलेक्स ओकॉनर खुद बोलते थे कि बोलता था ये कि आर्गुमेंट हमें प्रॉब्लम देता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्लिप में बहुत जम्प्स हुई, अलग अलग उन्होंने क्लेम्स किया। तो वन बाय वन हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप आगे की क्लिप प्ले करेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ये चीज़ में दम ही नहीं है कि उन्होंने ये बोल दिया कि सीरियस आर्गुमेंट है नहीं। दूसरी बात, ये सबसे पहला जो क्लेम रेज हुआ था, पॉज कर सकते हैं, कि ये रेज हुआ था कि आप ये कैसे प्रूव करोगे, आप कर ही नहीं सकते कि आपका गॉड नहीं। हम कर सकते हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है, नेसेसरी एग्जिस्टेंस। इसका पूरा प्रोसेस होता है जिसको गो रैप अप्रोच बोलते हैं या गो रैप अप्रोच बोलते हैं। इसके ऊपर मैं वर्क करता हूँ, बहुत लोगों ने वर्क करा है इसके ऊपर। बेसिकली इसको इस तरह से किया जाता है कि आप गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हो, उसके अंदर आप नेसेसरी एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश करोगे, बताओगे कि वो नेसेसरी एग्जिस्टेंस गॉड है। उसके बाद आप गॉड वननेस प्रूव कर सकते हो। उसके बाद आप डीइज्म को रिफ्यूट करके बता सकते हो कि गॉड क्यों, इट इज वेरी प्लॉजिबल फॉर गॉड टू सेंड डाउन रेवलेशन, कि गॉड का रेवलेशन का भेजना इज प्लॉजिबल एंड यू कैन मेक अ वेरी प्लॉजिबल केस। फिर आप ये बता सकते हो व्हाई गॉड हैज टू इज वर्दी ऑफ वर्शिप, GORAP बेसिकली इस तरह से किया जाता है कि वाई इज गॉड वर्दी ऑफ वर्शिप। अगर गॉड ने हमको कोई कमांडमेंट भेजा तो क्यों उसकी सुनना चाहिए और क्यों वो वर्दी ऑफ वर्शिप है। एंड देन प्रॉफिट उठ के, अगर प्रॉफिट सही में एग्जिस्ट करते हैं तो एक सही प्रॉफिट को कैसे जाने, और प्रॉफिट उठ के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही में प्रॉफिट ऑफ गॉड है, इसको हम पूरी तरह से एस्टैब्लिश करते थे। ये प्रोसेस है जिसके अंदर डायरेक्टली हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन, और हम चैलेंज कर सकते हैं किसी को भी कि इसको फॉल्स प्रूफ करके बताओ ये पूरे प्रोसेस को। और अगर आप नहीं कर, अगर आप तैयार हो डिबेट करने, तो हम तैयार है आपके साथ डिबेट करने, गोराप्स के ऊपर आ जाइए। पर आप ये बोल रहे हो कि हम नेसेसरी एग्जिस्टेंस को गॉड एस्टैब्लिश कर सकते, तो हम हमारा गॉड एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। नहीं, दैट इज एब्सोल्यूट फॉल्स। हम हमारे स्टेप्स के अंदर वी कैन एब्सोल्युटली डू दैट। यहाँ तक कि जो दो अलग अलग गॉड के कॉन्सेप्ट्स को वो बता रहे थे, तो हम एक एलिमिनेटिव प्रोसेस भी कर सकते हैं जिसके अंदर बता सकते हैं जो दूसरे गॉड के कॉन्सेप्ट्स है कैसे अलग अलग प्रोसेस में कहाँ न कहाँ फेल हो जाएंगे। सबसे पहले तो जो आप एक इम्पर्सनल गॉड को बोल रहे हो तो जी में फेल हो जाते हैं, बिकॉज नेसेसरी एग्जिस्टेंस के साथ, जैसे हमने पहले ही बताया, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस पर्सनल है, इट इज माइंड लाइक, इट इज कॉन्शियस, इट इज अवेयर। जब आप एक इम्पर्सनल, नॉट अवेयर, एक एब्स्ट्रैक्ट लॉ या ऐसा कुछ बोल दोगे तो हम डायरेक्टली कंटीजेंसी आर्गुमेंट से रिफ्यूट हो जाता है, सेकंड स्टेप ऑफ कंटीजेंसी आर्गुमेंट से। तो वहां पे ही इतनी गाड़ी पहला स्टेप ही नहीं लेती है आपकी कि आप आगे की बात करें, वहीं तो ऑल गिर जाती है, खत्म हो जाती है। तो यस वी कैन डेफिनेटली एस्टैब्लिश
दैट दिस इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसका प्रोसेस है। बट ये बस डिसमिसिवली बोलना कि आप नहीं कर सकते, आई थिंक दैट इज बीइंग वेरी डिसमिसिव। एनीवे आप आगे की क्लिप प्ले कर सकते हैं। ओके, और ऑडियंस को बताता चलूँ कि आपकी इसके ऊपर ये सीरीज़ चल रही है, तकरीबन 4 आपकी हो जी, चुकी है जी। और कंटिन्यू भी जी, है इसी के ऊपर। इंशाल्लाह मैं टाइम दुआ करे कि अल्लाह मेरे टाइम में बरकत अता फरमाए कि मैं उस पे सीरीज करी ना, तो सिर्फ गॉड एग्जिस्टेंस में हमारे 6 घंटे निकल गए मेरे और ब्रदर यूसुफ फाउंडर्स के, उसको अच्छे से रिगरसली एस्टैब्लिश करने में। इंशाल्लाह वन बाय वन हम ओ को करेंगे एस्टैब्लिश, आर को एस्टैब्लिश करेंगे, ए को करेंगे, पी को करेंगे। अब इसके बेसिक वर्जन्स जैसे आयरा ऐसी वेबसाइट पे ऑलरेडी इनके कोर्सेज अवेलेबल है। सेपियंस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे एक ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है जो गोर ऐप से जाता है, बट वो शॉर्ट वे, इतना डीप नहीं है जितना डीपली हम जा रहे हैं। तो वो भी अगर किसी को गोर ऐप्स के थ्रू जाना है तो एडवांस दावा कोर्सेज सेपियंस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट के अंदर वो लोग जाके फ्री कोर्स कर सकते हैं। या आयरा के अंदर सबसे सिंपल जो है वो आयरा के अंदर IERA एक वेबसाइट का नाम IERA.com, वहाँ पे आप कोर्स कर सकते हो गोर ऐप्स के ऊपर। तो ये बिल्कुल भी अवेलेबल है, सब लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह। यूसुफ पॉन्डर जिनके साथ मैं कर रहा हूँ वो इस पे बुक भी लिखने वाले हैं इंशाल्लाह। कुछ आप ऐड करना हाँ चाह रहे हैं ईमान भाई? जी जी, प्लीज़। आप ईमान भाई आप ऐड कीजिए फिर मैं पूछता हूँ। जी, बेसिकली यही है कि इन्होंने कहा कि गॉड ही क्यों होना चाहिए, तो बाकी सारी चीज़ें जो भी लॉजिक है या कुछ है वो एक्सप्लेन नहीं करती हैं कि व्हाई थिंग्स एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। उनके पास कोई पावर नहीं है, जैसा मैंने पहले बोला था और खालिद भाई ने भी पहले बोला था। दूसरा इन्होंने कहा कि एक लाइक पर्टिकुलर कोट एंड कोट गॉड क्यों नहीं गॉड हो सकता है, राइट, किसी और रिलीजन का। तो कोई ऐसा लाइक बीइंग जिसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है, कोई विल नहीं, कोई नॉलेज नहीं है, कोई पावर नहीं है, बिकॉज नेसेसरी बीइंग के पास, क्योंकि उसने यूनिवर्स बनाया, यूनिवर्स में इतनी ज़्यादा पावर है, तो उसके पास भी पावर होनी चाहिए। इसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्स में, तो वो भी ऑल नोइंग होना चाहिए, राइट। हम वो वन होना चाहिए, हम उसके एट्रीब्यूट्स गिना सकते हैं। फिर आप कह रहे हो कि एक इम्पर्सनल गॉड जिसको हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, जिसके कोई एट्रीब्यूट्स भी नहीं है, तो फिर तो वो नथिंग हो गया ना। जब वो क्रिएट करने की पोटेंसी भी नहीं रखता है तो यू कैन नॉट से दैट ही इज गॉड। तो सारे पॉलिथीज्म और सब खत्म हो जाता है। इस्लाम ही एक लॉजिकल ऑप्शन बचता है नेसेसरी बीइंग एस्टैब्लिश करने के बाद। राइट। एंड देन वो उन्होंने ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स स्टोन पैराडॉक्स की बात करे थे। मैं बस लोगों को सोर्सेज देना चाहता था, आई डोंट वांट टू गो देयर, क्योंकि उन्होंने कुछ खास रेस किया नहीं वहाँ पे। उन्होंने बस ये अज्यूम कर लिया कि मुझे जो बहुत एब्सर्ड लगा, उन्होंने बस ये अज्यूम कर लिया कि फिर स्टोन पैराडॉक्स आ जाएगा क्योंकि गॉड तो लॉजिक के बाहर है। किसने आपको बोला कि गॉड लॉजिक के बाहर है? आपने कौन सी इस्लामिक लाइक इस्लामिक अकीदे की बुक के अंदर ये पढ़ा के बता रही है डेफिनेटली को गॉड लॉजिक के बाहर? बिकॉज जो स्टैंडर्ड हमारी अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि गॉड लॉजिक के बाहर है। तो जो स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग हमारी जो कंसेंसस है उसके अंदर ऑफ कोर्स इस पे डिबेट्स है कि किस तरह से लॉजिक को गॉड के अंदर ग्राउंड किया जाता है। उसके अंदर अलग अलग व्यूज आते हैं, कॉन्सेप्चुअलिज्म आता है, डिवाइन प्लेटनिज्म होता है, अलग अलग व्यू आते हैं, नॉम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ नॉमिनलिज्म होता है। बट पॉइंट ये है कि अगर आप ये बोल रहे हो क्लियरली कि गॉड इज आउटसाइड लॉजिक, ये आपको स्टैब्लिश करना है। हमारे व्यू में कहाँ से आपने जनरेट किया कि गॉड इज आउटसाइड लॉजिक? आप अपने मन से बना के बोल रहे हो गॉड इज आउटसाइड लॉजिक, तो स्टोन पैराडॉक्स आ जाएगा। सबसे पहले स्टोन पैराडॉक्स तो आता नहीं, ईमान भाई इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे इस पे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट दे रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा उस पर बोलिए। बट एट द सेम टाइम उन्होंने जो हिसाब से रेस किया कि गॉड आउटसाइड लॉजिक है तो स्टोन पैराडॉक्स आता है, पहले तो स्टोन पैराडॉक्स वर्क करता भी नहीं है। एक वो इशू है, वो वेल रिफ्यूटेड इशू है। एंड दूसरा ये है कि गॉड इज नॉट आउटसाइड लॉजिक, लॉजिक इज ग्राउंडेड इन गॉड। तो इन दैट सेंस ईमान भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज बोलिए। जी, तो बेसिकली रॉक पैराडॉक्स जो है वो खुद में ही एक लाइक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। वो जो क्वेश्चन है वो खुद ही लाइक लॉजिक के खिलाफ जाता है। बिकॉज सी, ओमनीपोटेंस का मतलब नहीं पता होता है। नहीं, ओमनीपोटेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू डू ऑल थिंग्स जो कि लॉजिकली पॉसिबल है। अब जब हम ये कह रहे हैं कि गॉड कैन डू ऑल द थिंग्स, तो ये खुद में एक लिमिटेशन है जो कि लाइक फॉर नॉट बीइंग एबल टू डू ऑल थिंग्स, राइट। सो वो ये लिमिटेशन नहीं समझे कि ओमनीपोटेंस होना मतलब ये भी है कि वो ओमनीपोटेंस नहीं है, ऐसा कभी ये भी नहीं हो सकता, राइट। ही विल ऑलवेज बी ओमनीपोटेंट। सो ये प्रॉब्लम है। और ये जो है कि कोई ऐसा लाइक इतना पावरफुल रॉक जो कि गॉड खुद ना उठा सके, इट्स लाइक सेइंग कि आप ये कह दे रहे हो कि क्या एक ऑल पावरफुल बीइंग ऑल पावरफुल नहीं हो सकता। सो ये तो ए कैन नॉट बी ए वाली बात हो गई ना। ये तो लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ये तो आप ही गलत कह रहे हो। इट्स लाइक सेइंग मैरिड बैचलर, स्क्वायर सर्कल, नंबर ग्रेटर देन इन्फिनिटी। ये तो आप ही का लाइक प्रॉब्लम है। तो ये सवाल ही गलत है। इससे कोई ये नहीं होता है, इससे कोई असली में कोई पैराडॉक्स नहीं आता। ओमनीपोटेंस का मतलब होता है मैक्सिमल पावर। इसका मतलब ये है कि वो सेल्फ डिफीटिंग हो ही नहीं सकता। सो ये चीज़ नहीं समझते ये लोग।
नहीं, इसकी तो आसान मिसाल भी हम देते ना कि 2 2 या 5 बना दे तुम्हारा बॉडी ये भी क्वेश्चन करते हैं लोग। तो ये सवाल अब किसी को समझाए आसान भाषा में कि भाई 2 2 या 5 का डिमांड ये कर रहा था, गलत कौन है? मैं हूँ जवाब देने वाला या फिर जो मुझसे डिमांड कर रहा है वो? ज़ाहिर-सी बात है आपका डिमांड ही गलत है। यानी लॉजिकली बेस पर आप है ही नहीं, एकदम खत्म है वहाँ पर। जी, इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, ज़बरदस्ती के, अपने बनाए हुए लोडेड क्वेश्चन। राइट एंड दूसरी दूसरी बात तो ये है कि ये एथियस्ट लोग रेस करते हैं, उनको लगता है कि गॉड के आर्गुमेंट के अगेंस्ट है, बट ये थीस्ट लोगों ने जनरेट किया था ओमनीपोटेंस को समझने के लिए, और इसके ऊपर बहुत लिटरेचर एग्जिस्ट करता है ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स पर। ये कोई बहुत अंडरकटिंग डिफिकल्ट गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात तो ये है कि ये एक इरेशनल स्टेटमेंट भी एक हिसाब से समझो तो, बिकॉज ये बोलना चाह रहे हैं कि सारी गॉड के पास सारी एबिलिटीज है, तो क्या गॉड के पास लाइबिलिटीज भी हो सकती है? क्योंकि नहीं उठा सकना एक लाइबिलिटी है, बट हम बोल रहे गॉड एक परफेक्ट बीइंग है, गॉड के पास सारी एबिलिटीज है, तो बोल रहे कि बट गॉड के पास सारी एबिलिटीज है तो लाइबिलिटी नहीं है, बट लाइबिलिटी की एबिलिटी नहीं होती है तो वो सेंस में नहीं समझते। इट इज लाइक कैन गॉड बिकम, इज गॉड केपेबल ऑफ बिकमिंग इनकेपेबल, बट इनकेपेबल बनना कोई केपेबिलिटी नहीं होती है। तो इस वजह से इरैशनल स्टेटमेंट और मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर ही इशू है, वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो जिसके अंदर ओमनीपोटेंस की जरूरत पड़े इसको एस्टैब्लिश करने के लिए। पॉसिबिलिटी सही में पॉसिबिलिटी होना चाहिए ऐसी। और तो ये जी बिल्कुल, ये बात वही है कि हमने ही क्वेश्चन ये रेज़ करके लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि ये इलॉजिकल है और ये इस तरह के क्वेश्चन है कि जो उसकी कोई बुनियाद नहीं। ये समझे कि हमारा क्वेश्चन और हम रेज़ कर देंगे तो ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। जी, ईमान भाई। और जी, जो कुरान में आता है कि अल्लाह कैन अल्लाह इज़ ओवर ऑल थिंग्स कम्पिटेंट, राइट? बट लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस आर नॉट थिंग्स, राइट? तो ये कोई थिंग ही नहीं है जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो, इट इज़ नथिंग, राइट? तो ये लोग ये चीज़ पता नहीं क्यों इनकी खोपड़ी में नहीं घुसती है। अगर होती तो ईमान भाई वहाँ नहीं होते ना, उधर बैठे हुए, इधर बैठे होते। और यहाँ पे कुछ सोर्सेज है लोगों कुछ attributes हम फिर हाँ, अब कंटिन्यू करो, मैं फिर ये सी में यहाँ पे ना वो कि पहले से वापस से मैंने यहाँ पे रखी है वापस प्ले करने के लिए, उन्होंने क्या बोला वो मैं भी नहीं समझ पाया, तो एक बार वापस से एनालाइज करते कि उन्होंने किस तरह से जम मारा कि गॉड आउटसाइड लॉजिक है, और ये एक बार वापस से देखते हैं। भी दे सकते हो कि हाँ ठीक है उसको नॉन फिजिकल होना चाहिए या नहीं, वो भी जरूरी नहीं है। ये एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, इब्ने सिना के उसमें स्कीम ऑफ थिंग में मैटर भी शायद एग्जिस्ट कर रहा है। ये आर्गुमेंट इब्ने अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि वो चलो उनको दे दो कि नॉन फिजिकल भी है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं वो भी नहीं दे सकते। क्यों? और नीचे पढ़ो क्या लिखा, कि इब्ने सिना ने बोला फॉर एग्जाम्पल गॉड इज नेसेसरी इंडिपेंडेंट व्हाइल यूनिवर्स इज इटर्नल बट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन गॉड। ये क्या आर्ग्यूमेंट था? उन्होंने बोला कि वो कहीं मटीरियल, तो बोले नहीं वो भी नहीं दे सकते। इब्ने सिना ने ये बोला कि सब इब्ने सिना का ये व्यू था कि मटीरियल भी इंटरनल है, बट वो नेसेसरी बीइंग की बात कर रहे थे कि नेसेसरी बीइंग इमटीरियल है, तो ये बोल रहे कि वो भी नहीं दे सकते बिकॉज इब्ने सिना ने बोला कि मटीरियल रियलिटी इटर्नल, इसका वो कनेक्शन ही नहीं है, ये नॉन सेक्विटर है। आप बोल रहे हो कि नेसेसरी बीइंग इमटीरियल नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज मटीरियल रियलिटी इटर्नल है, इसका क्या कनेक्शन है? देखो ये बिल्कुल ही नॉन सेक्रेटर है। आप आगे प्ले कीजिए, देखो दूसरी जंग देखो, मुझे समझ में ही नहीं है। इब्ने सिना मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है नेसेसरी बीइंग के रूप में। वो ये भी कहते हैं कि मैटर भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो मैटर के एग्जिस्टेंस पे नहीं जा रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे ये भी आ जाता है, अगर गॉड एग्जिस्ट कर रहा है नहीं आते हैं एग्जिस्टेंस। तो फिर भाई हाँ, तो इसमें गॉड का इमटीरियल होने से क्या लेना देना? एनीवे आप प्ले कीजिए आगे नेसेसरी बीइंग की तरह, तो वो शून्य से सब कुछ बना नहीं सकता, यानी कि वो लॉजिक के बाहर है। गॉड शून्य से कुछ बना नहीं सकता तो वो लॉजिक के बाहर है। क्या है? सॉरी इफ आई इट्स गेटिंग पर्सनल, बट मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूँ कि ये क्या पॉइंट था कि गॉड शून्य से कुछ बना नहीं सकता तो गॉड लॉजिक के बाहर है। अगेन नॉन सेक्विटर, और दोनों ही बात दुरुस्त नहीं है। लॉजिक के अंदर है, वो शून्य से बना भी सकता है, दोनों ही बात उसकी लॉजिक है। क्लिप खत्म है। हाँ, तो ये कंप्लीट है। सेकंड में क्लिप स्टार्ट करता हूँ। यस, तो हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह कंटीजेंसी आर्गुमेंट से रिलेटेड जो भी उनके ऑब्जेक्शन मैंने पकड़ पाए हैं, हमने पकड़ पाए यहाँ पे देखे। और यहाँ पे हमने क्या देखा बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट कि इन्होंने बोला हाँ कंटीजेंसी आर्गुमेंट कुछ भी खास सीरियस नहीं है, बट सीरियस ऑब्जेक्शन तो कुछ ऑफर किया नहीं। जो हमने देखा वो जो बच्चों को पढ़ाया जाता है कंटीजेंसी आर्गुमेंट के बेसिक के अंदर फैलेसी और कॉम्पोजिशन अप्लाई नहीं होती, इस तरह से नेसेसरी बीइंग से गॉड एस्टैब्लिश किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट से भी गॉड के एग्जिस्टेंस को और ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट किया जा सकता है। इस तरह से उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन रेज किया नहीं, बोल रहे उनके लिए सीरियस आर्गुमेंट है नहीं, पर इनके पास कोई सीरियस ऑब्जेक्शन भी नहीं।
कंटिजेंसी आर्गुमेंट स्टिल स्टैंड्स और उन्होंने कुछ भी बिल्कुल भी कोई रेपुटेशन किया नहीं है, और यहाँ पे हमको दिख रहा है कितना किसने होमवर्क किया है इस आर्गुमेंट पे। तो इसको स्टार्ट गॉड के एग्जिस्टेंस का, दूसरी क्लिप जहाँ पे वो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं मोरालिटी के थ्रू। यस इसको तो सबसे बेवकूफाना है। तो ये तो क्लियर स्टार्ट से कर दें इसको। हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरे आर्गुमेंट में हम जा रहे हैं, मॉरल आर्गुमेंट में। ओके, और रिलेटिव हमारे बेसिकली ये भी एक आर्गुमेंट है गॉड के एग्जिस्टेंस का, जहाँ पे वो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं मोरालिटी के थ्रू। तो सबसे बेवकूफाना आर्गुमेंट है, इसको कोई सीरियसली नहीं लेता। तो ये तो क्लियर है कि फिलोसोफर्स कभी भी इस चीज को सीरियसली नहीं लेते कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी आप गॉड में ग्राउंड करते हो। अब जैसे आर्गुमेंट भी नहीं है, कर ही नहीं सकते, मतलब कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते इनके हिसाब से। कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस। ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को गॉड में ग्राउंड कर ही नहीं सकते, इसको कोई फिलोसोफर सीरियसली नहीं लेता। मैं बिल्कुल ही शॉक हो गया था क्लिप देख के। मैंने बोला मतलब आप कहाँ से क्लेम कर रहे हो? आपका माइक थोड़ा जी, कहाँ से क्लेम कर रहे हो? बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को गॉड में ग्राउंड करने की सालों की हिस्ट्री है, कितने सालों की हिस्ट्री है। इसके अंदर मैंने आगे वाली क्लिप आप क्लिक कीजिए, मेरे को बताना था कुछ, बिकॉज देखना था कि अगर इस आर्ग्यूमेंट को एक्चुअली फिलोसोफर को सुना दो तो वो क्या बोलेंगे। बोले एक फिलोसोफर है जिसका नाम है डॉक्टर डेविड बैगेट, आप पे पॉज कर सकते हो। वो वर्ल्ड के बेस्ट, सबसे बेस्ट एक्सपर्ट है जो ये मॉरल आर्गुमेंट को प्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में ग्राउंड किया जाता है। तो वो क्या बोलेंगे, मैं क्या करूं भाई, इन्होंने तो नॉमिना भाई ने बोल दिया कि ग्राउंड कर ही नहीं सकते, क्या बोले मैं क्या करूं, मेरा जॉब छोड़ दूं क्या? बिकॉज अब तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को गॉड में ग्राउंड किया ही नहीं जा सकता। उन्होंने तो बहुत मस्त क्लेम कर दी। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर पूरा लिटरेचर है। इसके अंदर जो 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 डॉक्टर डेविड बैगेट है, उनके आर्ग्यूमेंट्स देखो आप, उनकी कोहेरेंस देखो। ऑफ कोर्स ये सब एग्जिस्ट करता है एकेडमी के अंदर, बट इतने डिसमिसिवली बोल देना या ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को आप गॉड में ग्राउंड नहीं कर सकते, तो ये ऐसा ही होगा कि इनके जॉब को बोल देना कि हाँ भाई आप जॉब छोड़ दो, आपका कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे। इतना मुझे डिसमिसिव स्टेटमेंट लगा ये। ईमान भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? क्या ही बोलूं इस पे, मतलब आप गॉड पे नहीं ग्राउंड करेंगे तो आप किस पे करेंगे? बिकॉज ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में ये भी होता है ना कि आपको ये करना ही है। आप बायोलॉजी ले लो, एवोल्यूशन ले लो, साइकोलॉजी, सोशल, कुछ भी ले लो, वो ये नहीं बताती है कि यू ऑट टू डू एक्स, राइट? आप क्यों करो, आपके पास चॉइस है, मैं नहीं करना चाहता। सो यू कैन नॉट ग्राउंड ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इन समथिंग अदर देन गॉड। अब आगे इस पे बात तो जाएगी, लेकिन जाहिर सी बात है ये वो रीढ़ की हड्डी है कि अभी हम इनसे डिमांड करेंगे ऑब्जेक्टिव की, इनसे होने की नहीं है, और फिर ये अपनी सब्जेक्टिव पे चलने वाले हैं, और ये इनके लिए मुश्किल चीज़ है, इसलिए इसको डायरेक्टली डिनाई कर रहे हैं। हालांकि डिनाई भी नहीं कर पा रहे हैं किसी सोर्सेस के बेस पर। राइट। और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का जो करंट लिटरेचर है ना, उसके अंदर बहुत कुछ है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ, कुछ फिलोसोफर्स है ना, बहुत पुश बैक किया है आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट। उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को कोई और चीज में ग्राउंड कर सकते हैं। बोलेंगे देखो इस तरह से हमने इसमें ग्राउंड किया, उसमें ग्राउंड किया, तो फिर प्रॉब्लम वहाँ नहीं आती। बोला ठीक है, अगर आपने ग्राउंड भी कर लिया तो उसको कंपेयर करो गॉड के एक्सप्लेनेशन से, और ग्राउंड करके देखो, पूरा फुल मॉरल लैंडस्केप वो एड्रेस ही नहीं कर पाता वो एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने एक तरीके से कोई एब्स्ट्रैक्ट लॉ या कुछ बोल के एक्सियार्किज्म में या मॉरल कंस्ट्रक्टिविज्म इस तरह के व्यू में आपने ग्राउंड भी कर दिया ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को, फिर भी कंपेयर टू थीज्म एक ऑब्जेक्टिव आर्गुमेंट जनरेट करके बताया जा सकता है कि गॉड के एग्जिस्टेंस में ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को ग्राउंड करना इज अ बेटर एक्सप्लेनेशन देन योर एक्सप्लेनेशन। और उस पर मैंने थोड़ा वो किया है गोरैप सीरीज के अंदर। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लिप प्ले करेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं। डॉक्टर डेविड बैगेट ने बहुत लिटरेचर लिखा है इस पे। जो डॉक्टर डेविड बैगेट की जो पहली बुक है वो पूरे मॉरल आर्गुमेंट की हिस्ट्री बताते हैं। गुड गॉड जो दूसरी बुक है बताते हैं कि कैसे मोरालिटी फुल लाइक गॉड के अंदर ग्राउंडेड हो सकती है। एक और बुक है जो काइंड ऑफ दोनों का मिक्सचर इस तरह से वही सेम चीज को एस्टैब्लिश कर रही है। आप नेक्स्ट क्लिप भी प्ले कर सकते हैं। अब इन्होंने बोला कोई भी फिलोसोफर सीरियसली नहीं लेता, आप पॉज कर सकते हैं इसको यहाँ पे। ये मैं शॉक हो गया सुन के, बिकॉज ये टॉप वर्ल्ड के लीडिंग फिलोसोफर्स है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए और बहुत हैं जो एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को गॉड में ग्राउंड किया जा सकता है, तो उसके लिए आर्ग्यू करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं यस को ग्राउंड किया जा सकता है। एडविन प्लैंटिंगा वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट फिलोसोफर, उनकी जो बुक है 12 डजन और सो आर्ग्यूमेंट्स फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस, वो उनके अंदर 24-25 आर्ग्यूमेंट्स है वो बुक के अंदर गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। उसके अंदर उनके हिसाब से एक वर्जन ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट। इमेजिन वन ऑफ द लीडिंग फिलोसोफर इन द वर्ल्ड थिंक्स दैट और मोरालिटी में ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को गॉड में ग्राउंड करना इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर गॉड। और यहाँ पे ये बोल रहे थे कोई फिलोसोफर इस आर्ग्यूमेंट को सीरियसली नहीं लेता और आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को गॉड में ग्राउंड कर ही नहीं सकते। इमेजिन सच अ बोल्ड क्लेम दैट इज, आई मीन आई वाज शॉक्ड टू लिसनिंग टू दैट।
अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को जो जिस तरह से समझा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं जो गॉड में ग्राउंड करने के लिए, तो वो दो तरीके के होते हैं, या तो डिडक्टिव होते हैं या अबडक्टिव होते हैं। तो कुछ पुशबैक ज्यादा डिडक्टिव वर्जन्स की तरफ आया है फ्रॉम फिलोसोफर्स, नो डाउट, बट अबडक्टिव वर्जन्स अभी भी अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कैन बी ग्राउंडेड इन गॉड। सो आप नेक्स्ट पे क्लिप प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे हम फ्रॉम पॉज कर सकते हैं इस्लामिक कुछ फिलोसोफर्स जो फ्रॉम द मुस्लिम कैंप, जिन्होंने खुद ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर कैसे गॉड में ग्राउंड किया जाता है उसके ऊपर लिटरेचर थोड़ा बहुत एक्सप्रेस किया, या उन्होंने खुद अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हमजा जोरजी ने खुद दिया कंट्रीब्यूशन, एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करके। जेमी टर्नर ने खुद लेटेस्ट में एक आर्ग्यूमेंट दिया। मेरी बात जेमी टर्नर से हो रही थी, उन्होंने बोला वो एक बेटर कंस्ट्रक्शन उसका प्रोवाइड करके इंशाल्लाह उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो यस, ये सब एकेडेमिया के अंदर अभी भी मोरालिटी वाले आर्गुमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। आप बोलोगे कोई फिलोसोफर इसको एक्सेप्ट नहीं करता, दैट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आई वुड से दैट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और यस, बहुत सारे एकेडमिक्स है जो अभी भी इस आर्गुमेंट को प्रेजेंट करते हैं, उसके अलग अलग वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। आप आगे प्ले कर सकते हैं। मैंने खुद प्रेजेंट किया एक आर्गुमेंट ये मेरी गोर ऐप सीरीज के अंदर, एक नया वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। तो वो जाने से पहले एक चीज समझाना चाहूंगा कि किस तरह से हमको समझना चाहिए ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्यों गॉड में ग्राउंड होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी सही में एग्जिस्ट करती है, तो जैसे ईमान मैंने बताया था कि वो मॉरल ऑट को प्रोवाइड करती है और मॉरल ऑब्लिगेशंस एग्जिस्ट करते, तो मॉरल ऑब्लिगेशंस मेक्स मोर सेंस कि वो पर्सनल एंटिटी में एग्जिस्ट करते हैं। बिकॉज अगर मॉरल ऑब्लिगेशंस, एक एब्स्ट्रैक्ट लॉ आपको मॉरल ऑब्लिगेशन दे रहा है, इज नॉट एज एडिक्वेट एज मॉरल ऑब्लिगेशंस एग्जिस्ट करना एक पर्सनल एंटिटी के अंदर। इस वजह से फॉर एग्जांपल जो पीटर एस विलियम्स है वो क्या बताते हैं, एक कोट है उनका, वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी जो मॉरल नेचर है उसको पूरी तरह से अगर आपको एड्रेस करना है तो कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी कि किस तरह से इम्पर्सनल एक्सप्लेनेशन उसको पूरी तरह से एडिक्वेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एड्रेस नहीं कर पाते। वो ये बोल रहे हैं, सिंस इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट टू फील गिल्ट और शेम बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट impersonal moral principle, and since it is appropriate to feel guilt and shame before an objective moral law, the moral law cannot be abstract moral principle. In other words, objective moral values must be ontologically grounded in a transcendental personal entity, personality before whom it is appropriate to feel moral guilt. हम कुछ गलत करते हैं और मॉरल गिल्ट फील होता है। आप ये बोलोगे कि मेरे को नेचुरल सिलेक्शन की वजह से गिल्ट फील हो रहा है, आपको जो गिल्ट फील हो रहा है इट इज इन फ्रंट ऑफ सम इम्पर्सनल लॉ, it is in front of an actual personal entity, makes more sense than that. तो वो सेंस में ऑब्जेक्टिव मोरालिटी it makes more sense, can be grounded in God. मैंने खुद एक आर्गुमेंट प्रेजेंट किया, मैं वो बताना चाहूंगा। आप आगे की क्लिप्स प्ले करेंगे। यस, देखो एक और लीडिंग फिलोसोफर, इनका नाम है एडम जॉनसन। ये ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर जो आर्ग्यू करते, तो मैं तो सोच रहा था कि कहाँ से उन्होंने ऐसा क्लेम कर दिया, जो खुद बोलते हैं गॉड सीम्स टू फिट द बिल बेटर as the ultimate ontological stopping point that needs no explanation, because he, as commonly understood by theists, is an infinite, necessary, concrete and most importantly causal being. तो अगर मोरालिटी को लास्ट में ग्राउंड करने के लिए मोरालिटी अल्टीमेटली कहाँ पे जाती है, कहाँ पे इन दी एंड अल्टीमेटली स्टॉपिंग पॉइंट क्या है मोरालिटी का, तो वो बोल रहे कि गॉड वर्सेस अदर एक्सप्लेनेशंस, गॉड इज द बेस्ट, इट फिट्स द बिल बेटर। ये सेंस में एडम जॉनसन खुद बोल रहे हैं। तो आगे की प्ले कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये आर्गुमेंट मैंने प्रेजेंट किया मेरी गोर ऐप सीरीज के अंदर, वही ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को ग्राउंड करने के लिए। इन दी एंड वही है कि ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज एंड ड्यूटीज एग्जिस्ट, और ये ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज एंड ड्यूटीज क्यों एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए भी अलग आर्गुमेंट मैंने मेरी गोर ऐप सीरीज में प्रेजेंट किया है। अगर कोई इंटरेस्टेड है वो देख सकता है। बट पॉइंट ये है, मैं ऑफकोर्स पूरा आर्गुमेंट प्रेजेंट करने की मुझे जरूरत नहीं, बट मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन ये आर्गुमेंट वर्क करता है, और आप देख सकते हैं खुद। आप आगे के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर ऐड करा तो प्लीज ऐड कर दीजिए। नहीं, मुझे कुछ ऐड नहीं करना, आप ओके बता दीजिए। फिर अपने आप में एक इशू हो जाता है कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। जैसे आपने एक नया वो डाल दिया, वहाँ पे जार्गन डाल दिया, या नया एट्रीब्यूट डाल दिया, या नया वेरिएबल डाल दिया। उस वेरिएबल को डालने से पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि फ्री विल एग्जिस्ट कर रही है। ये क्वेश्चन है। मैं यही कह रहा हूँ कि इस डिबेट में आप देखेंगे बार बार नए वेरिएबल डाल दिए जाते हैं बिना ये स्थापित किए कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे गॉड टेस्ट ले रहा है, क्या प्रूफ है? और सिवाय टेस्टमेंट के कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ नहीं। हाँ ओके, यहाँ पे आपको पॉज कीजिए। यहाँ पे उन्होंने क्या रेस किया कि मुफ्ती साहब ने तो फ्री विल प्रूव ही नहीं किया, बिना प्रूव करे कैसे फ्री विल की बात कर सकते हैं। बट मैं ये भी सुन के शॉक हो गया, मैं बिल्कुल शॉक हो गया, बिकॉज ये स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी की जिनकी ये बात करते रही सोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश, उसके अंदर ये फ्री विल के अंदर ये उन्होंने बताया कि बहुत सारे फिलोसोफर्स एक्सेप्ट करते कि फ्री विल इज प्रॉपर्ली बेसिक।
प्रॉपरली बेसिक वो चीज़ होती है जिसके लिए आपको आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो इंसान अगर फ्री विल को प्रॉपरली बेसिक मान रहा है तो वो क्यों आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करेगा उसके लिए? बट आप बोलो नहीं नहीं, आपने कोई आर्ग्यूमेंट दिया नहीं फ्री विल के लिए, आपको आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत है। ये आप स्टैंडर्ड इम्पोज कर रहे हो। अगर आप इस तरह से इनके पॉडकास्ट में अगर आप देख लो, इस तरह से आप बोलो कि नहीं आपको सब पहली चीज़ प्रूव करना चाहिए, तो यहाँ पे तो इतनी चीज़ें जो उन्होंने कुछ भी प्रूव नहीं की। और यहाँ पे इनफैक्ट स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी के अंदर उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कुछ लोग फ्री विल को प्रॉपर्ली बेसिक मानते, कुछ लोग अगर मोरालिटी को मानते तो फ्री विल को इनडायरेक्टली मान ही रहे हो। उस तरह से भी एस्टैब्लिश किया जा सकता है। कुछ फिलोसफर ऐसे भी अलग तरीके से ये भी आर्ग्यू करते हैं। तो ये लोग ऑलरेडी जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट इस्लाम भी, उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स ये लोग मॉरल लेके आ रहे हैं कि ये मुझे ये इमोरल लग रहा है, या ये गलत लग रहा है, या ये सही नहीं लग रहा। तो वो आर्ग्यूमेंट अगर आप पेश करो तो आप खुद इनडायरेक्टली आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि फ्री विल एग्जिस्ट करे, बिकॉज मोरालिटी के होने के लिए एक प्री कंडीशन बहुत फिलोसफर्स आर्ग्यू करते हैं कि फ्री विल होनी चाहिए, तो ये आप मोरालिटी को समझ सकते हैं वो सेंस में। तो आप आर्ग्यू करोगे फ्री विल प्रेजेंट नहीं किया, बट आप एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करो जो ऑलरेडी फ्री विल को प्री सपोज कर रहा है, वो तो एक इशू है। दूसरा इशू है कि फ्री विल अगर प्रॉपर्ली बेसिक है तो प्रॉपर्ली बेसिक चीजों के लिए आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किया जाता। आपको आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने की जरूरत है अगर आप वो चीज में मानते नहीं हो तो। प्रॉपर्ली बेसिक अगर चीजें होती है ना, जैसे देयर आर माइंड्स अदर देन माय ओन, जो कि रियलिटी सही में एग्जिस्ट करती है, रियलिटी सही में एग्जिस्ट करती है, रियल रियलिटी, ये प्रॉपर्ली बेसिक बिलीफ है। तो कोई इंसान रियलिटी को डिनाई करना शुरू कर देंगे, बोलेगा बट तुम तो आ गए यहाँ पे प्रेजेंट करने, बट तुमने तो कोई आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किया कि रियलिटी रियल है। अरे भाई ये प्रॉपर्ली बेसिक है, तुम अगर डिनाई करो तो तुम पर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करो ना कि रियलिटी क्यों रियल नहीं। इस तरह से आई थिंक इनके एपिस्टेमोलॉजी भी फ्लॉड है एक हिसाब से, बिकॉज ये एपिस्टेमोलॉजी की समझते नहीं है कि पहले फ्री विल का आर्ग्यूमेंट मांगे, फ्री विल के लिए आर्ग्यूमेंट मांगे, जो कि फ्री विल के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे अलग अलग आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट करते हैं। बट मेरे को इनकी पोजीशन ही सही नहीं लगी कि एक डिबेट के अंदर जो दो लोगों के बीच में डिबेट था और ऑलरेडी मतलब वो मान रहे हैं ना जावेद साहब, तो मतलब आप नहीं मान रहे भाई, आपको एग्जिस्टेंस के ऊपर उसके ऑब्जेक्शन, उनको नहीं है। एग्जैक्टली। और आपने बोला नहीं फ्री विल को प्रेजेंट नहीं किया। मुझे लगा बहुत डेस्परेट अटेम्प्ट थी कि बस कुछ ना कुछ गलती निकाल लूँ मैं, मुझे तो ऐसा लगा। इरफान भाई आप जावेद साहब खुद ये कह रहे थे कि अगर एक कंट्री है और वो दूसरे पे हमला कर रही है तो वो ईविल काम कर रही है, तो खुदा उसे क्यों नहीं रोक रहा। तो भाई आपने तो कह दिया ना वो फ्री विल है तभी तो वो ईविल कर रही है। अगर फ्री विल नहीं है तो फिर ईविल भी नहीं है, वो कुछ ईविल भी नहीं कर रही। क्योंकि ईविल तब होता है ना कि अगर मेरे पास दो चॉइस हो, मैं किसी का मर्डर कर सकता था और नहीं कर सकता था, और मैंने तब भी चूज करा, देन आई एम अ बैड पर्सन। अगर मेरे पास फ्री विल ही नहीं है, मेरे को मर्डर करना ही है, देन आई एम नॉट अ बैड पर्सन। सो हाउ कैन यू से कि मैंने कुछ मॉरली ईविल कर दिया। तो जावेद साहब तो मान ही रहे थे ना। अब जब जावेद साहब आपका अपोनेंट डिबेट में फ्री विल को मान रहा है, सो यू कैन यूज फ्री विल इन योर आर्गुमेंट टू। एग्जैक्टली। तो मुझे ये भी बहुत एक फेल्ड अटेम्प्ट लगा टू क्रिएट एन ऑब्जेक्शन। ओके, इसको आगे प्ले करते हैं। यस यस। क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी रीजनेबल है नहीं। कहीं से भी। अच्छा एक चीज प्लेटो देके गया है, जिसे कहते हैं यूथिफ्रो का डिलेमा, वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे अगेन प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जो एक मिनट, उन्होंने सबसे पहले बोला कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में बिलीव करना रीजनेबल ही नहीं। बिफोर यूथिफ्रो डिलेमा में हम जाए, आई थिंक ये मैं ईमान भाई को बोलूँगा आप एड्रेस कीजिए, क्यों ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। उन्होंने बोल दिया कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में बिलीव ही करना रीजनेबल नहीं है। ये अपना पॉइंट है कि पहले बोल दी ईमान भाई, आपने तो बुलवा लिया है। ऐसे कई लोगों से इंडिविजुअली इनकी अपने पर्सनल डिस्कशन में इन्होंने लगाई स्टोरी पर ये अपनी उसकी इंस्टाग्राम की, और बता दिया कि इन लोग क्यों नहीं बिलीव रखते। ये अगर स्टांस नहीं लेते हैं ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का, तो कहाँ जाके ये स्टांस होता है, ये कहाँ जाके खड़े होते हैं, स्टैंड करते हैं। जी, तो खुदा ना खास्ता कल इनके साथ कुछ हो जाता है, चोरी हो जाती, कोई चोरी कर देता है, कुछ कर देता है, तो वो गलत ही नहीं है, वो तो सब्जेक्टिव ओपिनियन है। हमें तो मानना ही नहीं चाहिए कि भाई कुछ ऑब्जेक्टिवली गलत है। कोई मतलब कोई मतलब ये कह ही नहीं सकते अब इस दुनिया में कि ये इंसान गलत है, ये इंसान सही है, क्योंकि वो इनका प्रेफरेंस हो गया। इट्स लाइक सेइंग हाँ भाई मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, खालिद भाई को वनीला आइसक्रीम पसंद होगी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मैं चॉकलेट आइसक्रीम खाता हूँ, मुझे ये पसंद है, तो खालिद भाई आप मत खाइए वनीला, आप भी चॉकलेट खाइए। आई कैन ओनली स्टॉप समवन एल्स जब मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो जो कि मेरे माइंड से आउटसाइड एग्जिस्ट करता हो। अगर फॉर एग्जांपल अभी हम कहें कि अभी हम जैसे यूट्यूब पर लाइव हैं, अभी अगर कोई कहेगा कि हम लोग इंस्टाग्राम पर लाइव है, तो मैं कह दूंगा भाई आप गलत हो, क्योंकि आप देख सकते हो कि हम यूट्यूब पर लाइव है। अब ये मेरा कोई पर्सनल आइडिया नहीं है, ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है जो कि मेरे माइंड से बाहर एग्जिस्ट करती है। तो उसी तरह से अगर आप ये कह रहे हो कि ये पर्सन गलत है, ये पर्सन सही है, तो आप अपने माइंड के अंदर जो आइडिया है उससे नहीं कह सकते। आपको एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड चाहिए जिसके थ्रू
थ्रू आप उसको गलत या सही कह सको। आपने तो मतलब पूरा सब कुछ कोलैप्स ही कर डाला, सारी मोरालिटी गलत सही से। और एग्जाम्पल भी हमें बहुत हल्के देने पड़ते हैं, इन्होंने अभी हल्के दिए और हमको थोड़ा लिहाज रखना पड़ता है। सोचिए अब एग्जाम्पल्स में हमें लिहाज रखना पड़ता है कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हम पूछ सकते हैं कि आप उसका आंसर नहीं दे सकते। सोचिए कि जिसको आप नहीं मान रहे उसके ऊपर हमें क्वेश्चन रेस करने के लिए भी शर्म आ रही है कि हम कैसे क्वेश्चन रेस करें उसके ऊपर। और दूसरी बात तो ये है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग एक फिलोसोफर ने एक किस्सा सुनाते, बोलते कि एक फिलोसोफर मतलब एक फिलोसोफर था जो दूसरे जो नए नए उसके स्टूडेंट्स थे, तो उनको बोल रहा था अलग अलग पेपर प्रेजेंट करने के लिए। तो एक फिलोसोफर ने मतलब एक स्टूडेंट ने प्रेजेंट किया था आर्ग्यूमेंट सब्जेक्टिव मोरालिटी, बोलने के मोरालिटी ऑब्जेक्टिव एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके ऊपर उन्होंने पूरा एक थीसिस बनाया था और उन्होंने अपने टीचर को प्रेजेंट किया कि देखो मेरा ये प्रूफ बता रहा हूँ कि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो टीचर ने बोला ठीक है। तो मार्क्स का टाइम आया ना, तो बोला मैं तेरे को 0 मार्क्स देता। ऐसा कैसे कर सकते हो आप मेरे साथ, मेरे को 0 मार्क्स दे सकते हो? ये गलत है, ये गलत है, आपने मेरे को 0 मार्क्स कैसे दिए? टीचर ने उसको बोला कि ये तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में मान रहा है, क्योंकि तू बोल रहा है कि मैं ऑब्जेक्टिवली कुछ गलत कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी प्रूव करना इस तरह से बहुत सिंपल है। जब हमारे साथ कुछ ऐसा ही में होता है ना, तो हम इंट्यूटिवली ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाते हैं। तो ये ऐसे बहुत अलग अलग एग्जांपल्स एग्जिस्ट करते हैं। मैंने खुद प्रेजेंट किया कि कैसे आर्ग्यूमेंटेटिवली एक आर्ग्यूमेंट के थ्रू ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को कैसे प्रूव किया जाता है। मेरी कोरैप सीरीज में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो देख सकता है। भाई नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है हमें। यस। और डिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। अगर कोई भी चीज गुड केवल इसलिए है क्योंकि गॉड उसे मानता है, तो फिर गुडनेस जो है वो आर्बिट्री हो गई। तो मुफ्ती साहब जैसे बयान आएंगे जो उनके गुरुजी ने दिए हैं। अगर कोई चीज गुड है इसलिए गॉड उसे गुड कह रहा है, तो गॉड इंडिपेंडेंट है गुडनेस। ये जो आर्गुमेंट है, ये मैं एक बार फिर से रिट्रेट कर देता हूँ, शायद सरल भाषा में हो जाए कि मान लो कुछ अच्छा, जैसे मोरालिटी क्या है कि अच्छा काम करना, तो यहाँ पर 2 चीजें हो सकती हैं। या तो गॉड ने अच्छा काम करने को कहा कमांडमेंट के थ्रू, या गॉड ने अच्छे काम थे उनको रिकमेंड किया। यही 2 चीज हो सकती है। एग्जैक्टली। अगर गॉड ने रिकमेंड किया है तब तो गॉड से अलग हो गए ना अच्छे काम। Exactly. तो वो अच्छे काम से गॉड को प्रूव नहीं कर सकते। तो वो इंडिपेंडेंट वाह वाह, अच्छे काम से खुद ही कह रहा है, मतलब रोको यहाँ पर, चलिए इंडिपेंडेंट ही हो गया। और अगर गॉड ने अच्छा काम बताया है तो गॉड तो कुछ भी बता सकता है भाई, फिर सबको बता देता। तो ये भी इसमें एक आर्बिट्रीनेस जो है ना वो इशू क्रिएट कर सकती है। नहीं दम है भाई। अब आप पॉज कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यूथेरोपॉस डायलेमा को बहुत बड़ी चीज सुनी हमने कभी देखी नहीं। यूथेरोपॉस डायलेमा सालों से, कितने सालों से एग्जिस्ट करता है और उस पर कितना सारा कंटेंट प्रोड्यूस्ड है ऑलरेडी, कुछ कोई नई चीज़ नहीं है। को एड्रेस किया जाता है सबसे सिंपल वे में एड्रेस करना है कि ये लोग ना 2 हॉर्न बताने की कोशिश करते हैं यूथेरोपॉस डायलेमा को, कि या तो गॉड कुछ भी बोलेगा और मोरालिटी हो जाएगा तो वो आर्बिट्री है, उसका आर्बिट्री होना प्रॉब्लम है, मेन याद रखना। और दूसरा हॉर्न ये है कि गॉड के एक्सटर्नल कोई स्टैंडर्ड है। बट हम बोलेंगे कि दोनों गलत है, क्योंकि डायलेमा क्या होता है, डायलेमा तब होता है जब आप किसको 2 ऑप्शंस देते हो, कोई तीसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पे हमारे पास अगर तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है तो हमने ऑलरेडी एक हिसाब से यूथेरोपॉस डायलेमा से डील कर लिया, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पॉसिबिलिटी है कि गॉड इज गुड, देयर इज अ थर्ड ऑल्टरनेटिव, अ मॉरल स्टेबल गॉड ऑफ the kind found in scripture, a supreme being who would not arbitrarily change his mind about the goodness of compassion and the evil of sexual misconduct. Such a God always commands good because his character and nature are good. बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत स्टैंडर्ड वे से इसको एड्रेस किया जाता है। ये शब्बीर अख्तर की बुक है, कोई भी इंटरेस्टेड तो पढ़ सकता है। उसके अंदर उन्होंने बहुत ब्रीफली एड्रेस किया। आई थिंक हमजा सोज़े अपनी बुक के अंदर ये कोट करते हैं। ईमान भाई आपको कुछ बोलना है इसके बारे में बोल सकते हैं, बिकॉज आई मीन देयर इज नथिंग देयर, लाइक आई फील कि वो बहुत ग्रेट ऑब्जेक्शन है रिफ्यूट करने के लिए। नहीं, आई थिंक आपने कवर कर लिया। ओके, आप एक नेक्स्ट क्लिप प्ले कीजिए। यहाँ पे इसको और डीपली भी हम एड्रेस कर सकते हैं यूथेरोपॉस डायलेमा को। एक और यहाँ पे पॉज कर दीजिए। तो यहाँ पे देयर इज इंडीड, ये भी समझना जरूरी है कि देयर इज इंडीड अ मॉरल स्टैंडर्ड, बट अनलाइक द सेकंड हॉर्न इट इज नॉट एक्सटर्नल टू गॉड, रादर इट फॉलोज नेसेसरी फ्रॉम गॉड्स नेचर। इस तरह से अगर हम समझे तो उन्होंने जो 2 हॉर्न बताए थे ना, अगर हमको एक हॉर्न चुनना भी हो कि फर्स्ट हॉर्न क्या है कि गॉड कुछ भी आर्बिट्ररी बोल रहा है, गॉड कुछ भी कमांड करे और वो आर्बिट्री है, और सेकंड के वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड है, तो सेकंड हॉर्न तो वर्क नहीं करता। बट फर्स्ट हॉर्न के अंदर भी हम ये बता सकते हैं कि गॉड जो कमांड करेगा मॉरल होगा, लेकिन वो आर्बिट्री नहीं है। अगर उसकी आर्बिट्रीनेस से हम डील कर सकते हैं, जैसे वो वीडियो में वो बताया था कि वो आर्बिट्री नहीं होगा, देन वो यूथेरोपॉस डायलेमा को आपने कोलैप्स कर दिया।
और इस तरह से हम बता सकते हैं कि his nature contains within it the perfect non-arbitrary moral standard, non-arbitrary याद रखना, और उससे emanate होते गॉड के commandments from his will and his nature. This means that an individual's action is not arbitrarily bad because it follows from an objective necessarily moral standard. On the other hand, it does not mean God is somehow subservient to his standard because it is contained in his nature. It defines his nature. It is not in anything external to him, any external to him. So वो सेंस में यूथरफोर्स डायलेमा कोई ग्रेट ऑप्शन नहीं, किसी को डीपली इसको स्टडी करना है तो एक रिसोर्स भी बता सकता हूँ, आप आके क्लिप प्ले कर सकते हैं. हाँ, यहाँ पे ये एक चैनल है, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ये फॉलो कर सकते हैं. ये जो ये भाई है ना, वो प्रॉब्लम ऑफ ईवल और इन पे अपनी पीएचडी कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कैसे इस्लामिक वो ना इस्लामिक यूनिकनेस भी बताते हैं इन एड्रेसिंग इन चीज़ों को एड्रेस करने के साथ साथ कि इस्लाम कैसे यूनिकली एड्रेस करता है प्रॉब्लम ऑफ ईवल को, इस्लाम कैसे यूनिकली एड्रेस करता है यूथरफोर्स डायलेमा. तो यहाँ पे उन्होंने बताया यूथरफोर्स डायलेमा का इस्लामिक सोल्यूशन क्या है. बहुत अच्छा वीडियो, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो देख सकता है. वो बहुत अच्छे से बताएंगे कि कैसे गॉड के कमांडमेंट्स फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव आर्बिट्री नहीं होते. We can move ahead. प्रॉब्लम ओके, नेक्स्ट कर सकते हैं ये क्लिप. ओके, फिर बताओ, फिर मैं अपना सो बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ ईविल डेफिनेशन जो गॉड की है वहां से निकल के आता है कि अगर गॉड ऑल बेनेवलेंट है, ऑल गुड है एंड ऑल ओमनिशिएंट है, ऑल नोइंग है, तो ईविल क्यों एग्जिस्ट कर रहा है. अब ईविल इन टर्म्स ऑफ सफरिंग अगर समझेंगे तो दो तरह से सफरिंग होती है. एक पर्सनल सफरिंग है, इम्पर्सनल सफरिंग है. इम्पर्सनल सफरिंग जैसे क्या है कि आपने चलो पर्सनल सफरिंग का तो चलो बता दिया कि भैया टेस्ट चल रहा है. अब इम्पर्सनल सफरिंग आप कैसे एक्सप्लेन करोगे. बीमारियां एग्जिस्ट कर रही हैं, बीमारियां एग्जिस्ट करके ख़त्म भी हो जाती हैं. जैसे टीबी ख़त्म हो चुका है, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, पर कुछ समय पहले तक टीबी से लोग मर रहे थे. अभी भी एड्स जैसी बीमारी एग्जिस्ट कर रही है, कैंसर एग्जिस्ट कर रहा है. सो ये सारी बीमारियां एग्जिस्ट कर रही है. ये इम्पर्सनल सफरिंग, इससे कौन सा टेस्ट चल रहा है. सो इनका आंसर ओके. यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया. ये बोल रहे कि इम्पर्सनल सफरिंग टेस्ट के अगेंस्ट हो सकती है, क्यों. I mean, यहाँ पे तो उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं, बिकॉज इम्पर्सनल सफरिंग भी अगर एग्जिस्ट करती है तो दैट कैन बी अ टेस्ट. बीमारियां भी एग्जिस्ट करती है, वो भी टेस्ट होती है लोगों के लिए, हम तो ऑलरेडी मानते हैं. तो आप बोल रहे हो कि वो इम्पर्सनल सफरिंग टेस्ट वाले थियोडसी को रिफ्यूट कर सकता है, ऑब्जेक्ट कर सकता है उसके अगेंस्ट. बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता. अब आगे प्ले कर सकते हैं. मतलब ये है कि खालिद पे खड्डा उधर खुदा हुआ है तो वो अपने को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है. मतलब आसान भाषा में इसको कह भी सकते हैं कि वो है आपके लिए, वो भी इम्तिहान है. ठीक है, आपके पास है और आप वहां पर गिरने वाले वो भी, तो वो है, उसका एग्जिस्टेंस भी बीमारी का, वो सबसे बड़ा आपके लिए टेस्ट है. मतलब राइट. ये ना प्रॉब्लम होती है ना, आपने ओ इस्लामिक सॉरी, theology पढ़ी आगे है. चला गया. एग्जिस्ट करके ख़त्म भी हो जाती हैं. जैसे टीबी खत्म हो चुका है, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, पर कुछ समय पहले तक टीबी से लोग मर रहे थे. अभी भी एड्स जैसी बीमारी एग्जिस्ट कर रही है, कैंसर एग्जिस्ट कर रहा है. सो ये सारी बीमारियां एग्जिस्ट कर रही है. ये इम्पर्सनल सफरिंग, इससे कौन सा टेस्ट चल रहा है. सो इनका आंसर प्रॉब्लम ऑफ ईवल का एज सच कुछ सीरियस नहीं है. तो प्रॉब्लम ऑफ ईवल सीरियस फिलोसॉफिकल लॉजिकल प्रॉब्लम है. उसका इमोशनल एस्पेक्ट आता है जब वो एग्जाम्पल देती है. प्रॉब्लम ऑफ ओके, मतलब सीरियस. ओके, उन्होंने बोला ये लॉजिकल प्रॉब्लम है. ओके, बस ये याद रखना लोग, ये लॉजिकल प्रॉब्लम बोल रहे हैं. आप कंटिन्यू कीजिए आगे. जैसे क्या है, एक तो लॉजिक समझ लेते हैं. जितने भी आप रिलीजन उठाओगे या फिलोसफिकल सिस्टम उठाओगे, हर जगह ये बोला गया है जो गॉड है वो ऑल पावरफुल है, ऑल गुड है और ऑल नोइंग है. अब भाई अगर ईविल है दुनिया में और अगर गॉड को नहीं पता है कि ईविल है, तब तो ऑल नहीं है. और अगर ईविल है और गॉड हरा नहीं सकता, तब तो ऑल पावरफुल नहीं है. और अगर ईविल है और गॉड जानता है ईविल है और ये भी जानता है कि मैं हरा सकता हूँ और फिर भी नहीं हरा रहा है, तब तो ऑल गुड नहीं है. तो काइंड ऑफ ये एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन डेफिनेशन से आ जाता है. वाह 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 वाह. खालिद भाई पॉज कीजिए यहाँ पे. आप पहले बोल लो फिर बोलते हैं, इसको आसान भाषा में इंशाल्लाह लेते हैं. जी. तो इससे पहले मैं तो शॉक हो गया था जब मैंने वीडियो देखा कि ये अभी भी लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ ईवल में मानते हैं. बिकॉज लॉजिकल और प्रॉब्लम ऑफ ईवल में एथियस्ट फिलोसफर खुद बोलते हैं कि वो कचरे के डब्बे में एग्जिस्ट करता है, गार्बेज में एग्जिस्ट करता है एकेडेमिया के अंदर आज के टाइम पे. बिकॉज लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ ईवल को कोई सीरियसली नहीं लेता. प्रॉब्लम ऑफ ईवल बेसिकली क्या है. प्रॉब्लम ऑफ ईवल बेसिकली बताना कि ईवल के थ्रू आप गॉड के एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर सकते हो. उसके दो तरीके होते हैं. एक होता है लॉजिकल प्रॉब्लम, एक होता है एविडेंशियल प्रॉब्लम. जो लॉजिकल प्रॉब्लम है वो वर्क ही नहीं करता. खुद एथियस्ट फिलोसफर बोलते हैं कि भाई ये नहीं वर्क करता है. क्यों, उसमें एक्सप्लेन करूंगा क्यों. जो दूसरा एविडेंशियल प्रॉब्लम, उससे भी हम डील कर सकते हैं, बट इनको पता भी नहीं है कि अभी लीडिंग फिलोसफर ज्यादा करके कोई भी लॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ नहीं जाते, वो एविडेंशियल प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं. और वो भी एड्रेस्ड है, बहुत अच्छे से एड्रेस्ड है इस्लामिकली, दूसरे फिलोसफर ने भी एड्रेस किया है. बट मैं तो शॉक हो गया ये देखिए कि एविडेंशियल प्रॉब्लम तक भी नहीं आपका, अब तक लॉजिकल प्रॉब्लम पे अटके हुए हैं. अब ये देखो, अगर मैं कुछ प्ले करना चाहूंगा बताने के लिए कि
जो कुछ एथिस्ट फिलोसोफर देमसेल्फ एडमिट करते कि इट इज नाउ एक्नॉलेज्ड ऑन ऑल साइड्स दैट लॉजिकल आर्गुमेंट इज बैंकक्रप्ट। ये लॉजिकल आर्गुमेंट ऑफ इवल को बोल रहे हैं ये बैंकक्रप्ट है। खुद कौन है ये एक फिलोसोफर है जो खुद एडमिट कर रहे हैं कि सब एथियस्ट साइड थीस्ट साइड से सब मिल के एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लॉजिकल आर्गुमेंट ये जो इवल वाला है वो बैंकक्रप्ट। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप पहले बोल दीजिए। आई थिंक आपके उसको चला लेते हैं फिर इंशाल्लाह ना, क्योंकि लास्ट की क्लिप है, इसके ऊपर तो हम इंशाल्लाह कमेंट कर लेंगे। जी दूसरे आप continue फिलोसोफर वही बोल रहे हैं कि ओके आप हाँ आगे प्ले कर सकते हो, कोई हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये भी फिलोसोफर एडमिट कर रहे हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम ये यहाँ पे आप पॉज कीजिए। अगर कोई लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ ईवल एक प्रेजेंट करता है, इतना आसान है उसको रिफ्यूट करना, इतना आसान है मतलब कि आप शॉक हो जाएंगे। इज बिकॉज व्हाट अ थीस्ट नीड्स टू डू, अगर कोई लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ ईवल कर रहा है ना कि भाई लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो बस उसको इतना बताना है कि ऑल द थीस्ट नीड्स टू डू इन रिस्पॉन्स टू द लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ ईवल is in defense is a possibility that God existing and permitting evil। मतलब मुझे कोई रीजन भी देने की जरूरत नहीं कि सफरिंग एग्जिस्ट करे। मुझे बोलना अगर पॉसिबल भी है, अगर हाइपोथेटिकली भी पॉसिबल है कि गॉड ऑल गुड है, ऑल नोइंग है और ऑल पावरफुल है, और अगर इवल एग्जिस्ट करे, बट हो सकता है कि गॉड के पास कोई रीजन हो सकता है, पॉसिबिलिटी, वो तो डिनाई नहीं कर सकते। तो उतने सेंस में भी आप लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ इवल को हरा सकते हैं या उसके ऑब्जेक्शन को डिफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो वो इंसान को बताने की जरूरत है कि नहीं एक पॉसिबिलिटी भी नहीं एग्जिस्ट कर सकती इस तरीके से, तो उसके पास बर्डन ऑफ प्रूफ है, हमारे पास नहीं है। So thus the theist here need not say exactly why a given evil was permitted, but instead can merely try to show it is possible there is a reason। इतना सिंपल होता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि एविडेंशियल प्रॉब्लम पे लाते तो चलो हम कुछ अच्छा प्रेजेंट करते हैं, बट आप जब लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ इवल ला रहे हो तो फिलोसफर्स खुद एथिस्ट फिलोसफर बोल रहे कि ये कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, इसको अगर एक चीज खाली बोल देते कि अगर पॉसिबल भी हो सकता है तो लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन वर्क नहीं करता है, बिकॉज वो लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन को नेसेसिटेट करने के लिए आपको बताने गए कि इन ऑल पॉसिबल वर्ल्ड कोई भी पॉसिबिलिटी में गॉड के पास कोई रीजन हो ही नहीं सकता ईवल को करने, ईवल को रोकने के लिए, आई मीन इन द सेंस ईवल को अलाउ करने के लिए, बट दैट इज अ वेरी बोल्ड क्लेम व्हिच यू कैन नॉट एस्टैब्लिश। ईमान भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? जी बेसिकली यही है कि मतलब ये लोग क्या करते हैं ना, इसको बहुत इमोशनली प्रेजेंट करते हैं। ये भी नहीं है कि इसको एज अ लॉजिकल प्रॉब्लम कि हाँ बोल दें, इनका आर्ग्यूमेंट भी बड़ा इमोशनल रहता है, ये हो रहा है दुनिया में, वो हो रहा है, और फिर एक्टिंग करेंगे पूरी। तो भाई तुम तो यही नहीं बोल सकते कि वो जो सब हो रहा है वो ईवल है जब तक तुम्हारे पास गॉड ना हो। विदाउट गॉड हाउ कैन यू से कि ये सब जो हो रहा है दैट इज ईवल। आपको ईविल का कोई ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस तो चाहिए होगा ना, एक ऑन्टोलॉजिकल ग्राउंडिंग तो चाहिए होगी। जब तक आप उसको ये नहीं प्रूफ कर देते कि ये ऑन्टोलॉजिकली एग्जिस्ट करता है, आप ब्लेम ही नहीं कर सकते हो गॉड को कि वो ईविल को क्यों अलाउ कर रहा है, वो ईविल को क्यों नहीं स्टॉप कर रहा है। ब्रो प्रूव मी दैट ईविल एग्जिस्ट। यस। और ये जो इन्होंने 3 बात की ना कि ऑल गुड है, ऑल पावरफुल है, ऑल नोइंग है, इसको जिस तरीके से इन्होंने लगाया है चेक, मतलब लिमिटेड बीइंग भी अगर इनसे अगर मतलब इसका मतलब अगर इनसे पूछा जाए कि लिमिटेड बीइंग है मतलब खालिद साहब हैं या ये लोग खुद हैं, कोई अच्छा काम है और किसी को ये टेस्ट के लिए बुरा काम के लिए अगर बोल रहे हैं और वो बुरा काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी को कहा कि भाई देखो खड्डा है, तुम्हारा एग्जाम लिया जा रहा है, तुम गिरते कि नहीं करते, जब चेक किया जाता है तुमको, अब वो सामने वाला गिर गया, तो ये लिमिटेड इंसान जो उसको बोलेंगे तू गुड नहीं है यार, तू तो रोक सकता था, हम लोग को रोका क्यों नहीं आके। इनके हिसाब से, इनके लॉजिक के हिसाब से तो इंसान गलत हो गया, गुड नहीं रहा लिमिटेड बीइंग के अंदर। इसी तरीके से मतलब टेस्ट किसी भी एतबार से इंसान लेगा, किसी चीज़ को जानते हुए भी इंसान ने टेस्ट लिया सामने वाले का कि भाई आपको देते हैं क्वेश्चन, आप देखते हैं कि आप करेक्ट आंसर देते ही नहीं देते। अच्छा करेक्ट आंसर नहीं दिया सामने वाले ने या गलती कर रहा है वो, इनके हिसाब से तो उसको चाहिए कि वो करेक्ट आंसर जाके खुद ही दे दे, उनको रॉन्ग आंसर दे ही ना। तो ये गॉड पर ऑब्जेक्शन हो कैसे सकता है कि ऑल नोइंग नहीं है, वो ऑल पावरफुल नहीं है, ऑल गुड नहीं है, अगर वो टेस्ट कर रहा है तो। राइट वो तो बहुत ज्यादा ही अपसेट था कि उन्होंने डायरेक्ट वो क्रॉस करना शुरू कर दिया, मेरे को उनको मजा आ रही थी क्रॉस करने में, बट एक्चुअल में उन्होंने कुछ मतलब establish ये किया तो है। मतलब जिसने फिलोसफी नहीं भी पढ़ी होगी ना खालिद भाई, मतलब बेसिक्स नॉलेज रखने वाला है बच्चा, वो भी बता देगा ये राइट। तो ये कंप्लीट हो गई वीडियो। लास्ट की आई थिंक एक दो हाँ क्लिप बची होगी मुझे बस लास्ट एक्सप्लेन की है। करने के लिए कि यस। सो आप पॉज करना है यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ पे वो लोग रेस कर रहे थे। सबसे पहले दूसरी बात उन्होंने रेस कर रहे थे कि टेस्ट क्यों भाई, हमको पता नहीं टेस्ट का प्रूफ तो किसने दिया नहीं। तो ये लोग थियोडिसी नहीं समझते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं गॉड के आर्ग्यूमेंट को, गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आपने एविडेंशियल प्रॉब्लम की बात की, लॉजिकल प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको हमको फेंक देना चाहिए, एविडेंशियल प्रॉब्लम की बात करते हैं ईवल की। तो अगर आप मुझे पॉइंट आउट करके बोल रहे हो कि बट यहाँ पे ईवल एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पे ईवल एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये हम मेरे वर्ल्ड व्यू के अंदर प्रिडिक्टेड नहीं है। एविडेंशियल प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, ये बताने के लिए कि कुछ एविडेंस एग्जिस्ट कर रहा है जो तुम्हारे वर्ल्ड व्यू के हिसाब से प्रिडिक्टेड नहीं है, बट मतलब कुछ अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सपेक्टेड है आपके वर्ल्ड व्यू के हिसाब से, जो एविडेंस एज एविडेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जब लोग एविडेंशियल प्रॉब्लम रेज करने की कोशिश करते हैं, तो उनको वो पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू को समझना बहुत जरूरी है, जो ये लोग करे बिना बस अपने वर्ल्ड व्यू को लगा के सोचते कि हाँ मेरे हिसाब से नहीं एग्जिस्ट कर रहा। बट थीज्म को जब डीपली स्टडी करो तो उसके अंदर बहुत फिलोसफर्स ने बताया कि ईवल भी पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड नहीं है, यू कैन प्रिडिक्ट दैट एज वेल। मेरा डिस्कशन था जोशुआ रासमुसन के साथ, जो कोर्स था उसके अंदर कोई भी अगर आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि जो ईवल का अनएक्सपेक्टेड होना, जो ये अज्यूम करते कि बस ये आर्ग्यूमेंट है ही गॉड के एविडेंस के अगेंस्ट, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। पैट्रिक फ्लिन ने अपनी बुक के अंदर भी उसको बहुत अच्छे से डील किया है उसके साथ। उसका बुक, उनकी बुक का नाम है द बेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर गॉड, तो वो भी आप देख सकते हैं। जोशुआ रासमुसन का मेरा डिस्कशन भी आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईवल। तो कोई भी रिलीजन अगर या कोई भी वर्ल्ड व्यू अगर आप देख रहे हो जो गॉड के एग्जिस्टेंस को, ईवल के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है, तो कॉम्बिनेशन थियोडसी बोलते हैं, जिसके अंदर आप अलग अलग थियोडसीज, अलग अलग रीजंस प्रोवाइड करते हैं कि क्यों ईवल एंड सफरिंग, पेन सफरिंग जो भी एग्जिस्ट करता है कर रहे हैं। और इस्लामिक थियोलॉजी में बहुत सारी थियोडसीज हैं, उनके कॉम्बिनेशन है, बहुत कुछ ऐसा नहीं क्या तो आप किसी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया ईवल का, या बहुत कुछ पढ़ा है, आप ये सोचो कि आपने कोई बहुत अंडरकटिंग डिफीटर लेके आए हो, तो बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बेसिक बहुत सिंपल वे से अगर हमको समझना है कि ईवल क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम तीन चीजों से समझ सकते हैं कि तीन रीजंस की वजह से हम ईवल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो फ्री विल एग्जिस्ट करती है, उस वजह से ईवल है। लाइफ टेस्ट है मान लो, उस वजह से ईवल या पेन एग्जिस्ट कर रहा है। और आफ्टर लाइफ में उसका रिकम्पेंस होगा और वो रिवॉर्ड मिलेंगे उसके, वो पेन या सफरिंग से गो थ्रू करना, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो ये तीन रीजन की वजह से हम एक्सप्लेन करते हैं। अब ये लोग ने क्या किया, पहले फ्री विल को देख के बोले नहीं यार लेकिन ये पूरा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, या वो ये लाइफ टेस्ट है, तो लाइफ टेस्ट में हम हमारे पास प्रूफ नहीं है लाइफ टेस्ट होने का। पर जब आप थियोडसी प्रोवाइड करते हो तो आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको देखना उसका कोहेरेंस कितना है, कि वो एक्चुअल में वो जो अनएक्सपेक्टेड चीज है उसको एड्रेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसमें प्रूफ की जरूरत नहीं, क्योंकि थियोडसी प्रोवाइड कर रहे हो आप कि लाइफ टेस्ट है कि नहीं, पहले प्रूफ करके बताओ। तो वो सेंस में हम जो सफरिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत डेटा है, मैं ज़्यादा डीपली इसको एड्रेस करूंगा नहीं। बट पॉइंट ये है कि ये तीन चीज़ों के बेसिस पे आप समझ सकते हो कि सफरिंग क्यों एग्जिस्ट करती है। और इसमें आपको अगर इसको चैलेंज करना है तो इसकी इस थियोडसी का कोहेरेंस को चैलेंज करके बताओ, अंदर को इंटरनल क्रिटिक करके बताओ कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आ रहा है जो जो इस्लामिक थियोडसी, जो जितनी भी इस्लामिक थियोडसी वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकती, तब जाके कोई प्रॉब्लम होगा। बट आपने तो एविडेंशियल प्रॉब्लम को टच भी नहीं किया, आप लॉजिकल प्रॉब्लम पे चले गए, तो आप बिल्कुल भी वेल वर्स्ड नहीं हो इस्लामिक थियोडसीज कैसे वर्क करती है, और आप बिल्कुल भी वेल वर्स्ड नहीं हो कि प्रॉब्लम ऑफ ईवल से कैसे डील किया जाता है ऑन अ फिलोसफिकल लेवल, और किस तरह से एक्चुअली आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट भी किया जाता है, वो भी मेरे को करना पड़ रहा है उनके लिए। मुझे बताना पड़ रहा है कि आर्ग्यूमेंट के एविडेंशियल चैलेंज ईवल का क्या होता है, इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, पहले वो सीखो, मेरे को वो सिखाना पड़ रहा है पहले उनको, फिर मैं जवाब दूंगा। इतना मतलब उनका काम भी मुझे करना पड़ा है यहाँ पे। तो आई थिंक दैट वाज अ बिग ब्लंडर दे। आप आगे की क्लिप प्ले कर सकते हैं। यस। अब यहाँ पे दो टाइप की ईवल होते हैं, हम समझते हैं मॉरल ईवल और नेचुरल ईवल, दोनों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आगे की प्ले करो, बहुत बहुत सिंपल है, खाली लोगों को समझाने के लिए मैंने बस ऐड कर दिए, आप पॉज कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोग करते हैं ना, लोग एविडेंशियल प्रॉब्लम ऑफ ईवल को एड्रेस करने के लिए ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो लोग है ना, जैसे एक रिलीजियस वर्ल्ड, एक वर्ल्ड व्यू रहता है, फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है, वो इस्लामिक वर्ल्ड व्यू के कुछ अंडरस्टैंडिंग होता है, कुछ बेसिकली कुछ प्रेमिसेस होते हैं, कुछ प्रिजम्पशंस होते हैं कि इस तरह से समझते दुनिया को, और एथिस्टिक वर्ल्ड के कुछ प्रिजम्पशंस होते हैं। जब आप इंटरनल क्रिटिक कर रहे हो ना, जब आप एक आर्गुमेंट फ्रॉम इनकोहेरेंस बताने की कोशिश करो, जो प्रॉब्लम एविडेंशियल प्रॉब्लम रीवल करने की कोशिश करता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस्लाम की कोई एक चीज निकाल के अपने वर्ल्ड व्यू के अंदर डालते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ देखो ये फिट नहीं बैठ रहा। बट आप नहीं समझ रहे कि अगर आप इंटरनल क्रिटिक कर रहे हो तो आपको पूरा वर्ल्ड व्यू के अंदर इंटरनल क्रिटिक करना है, आपको इंटरनली कोई इनकोहेरेंस ढूंढना है। आपके वर्ल्ड व्यू में एक कोई चीज इस्लाम जो बोल रहे हैं जैसे दुनिया टेस्ट के लिए बनी, वो आप फिट नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं आपने कोई आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। अब आगे की प्ले कर सकते हो।
जी यहाँ पे उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड व्यू से एक चीज उठाया, बोला दिस डज नॉट मेक सेंस, पर आप अपने वर्ल्ड व्यू के प्रेमिसेस में उसको जज कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। आप पॉज कर सकते हो यहाँ पे। तो बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ व्यू में बहुत कंटेंट है, मैं वहाँ पे जाऊंगा नहीं। ईमान भाई, आपको कुछ बोलना है तो आप बता दीजिए, बिकॉज आई थिंक देयर इज अ लॉट दैट आई कैन टॉक अबाउट, बट मुझे नहीं लगता उन्होंने नहीं, तो वो बोल के जी भी आई एक्सप्लेन थिंक करके भी करने की भी जरूरत नहीं है। जी आई थिंक आपने ओके कवर कर दिया, तो मुझे कुछ ऐड नहीं करना। जी, खाली एक चीज, खाली आप एक लास्ट क्लिप प्ले कर सकते हैं, बस एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ मैं ओके, लास्ट। मैं यहाँ से ले लेता हूँ उसको। इसके बाद वाली। हाँ, लास्ट में जो लास्ट वाली क्लिप आई थी ना, यस। वो, हाँ इसके बाद ओके, ये बस यहाँ पे कर दीजिए। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बिकॉज यहाँ पे हम तो समझ गए कि आप जब तक इंटरनल कोहेरेंस बता नहीं पा रहे हो, कोई आपने कोई प्रॉब्लम रेज नहीं की। दूसरी बात तो ये बोल रहे कि ये इस्लामिक थियोडसी फॉर एग्जांपल प्रेजेंट करने की क्या जरूरत थी डिबेट के अंदर, वो तो गॉड्स एग्जिस्टेंस पे था। तो जब भी प्रॉब्लम ऑफ इवल रेज होता है, तो आपको कोई पर्टिकुलर थियोडसी देने की जरूरत नहीं। जरूरी नहीं कि आप पूरा स्क्रिप्चर से उसको दो, आप एक पॉसिबिलिटी के तौर पे भी उसको दे के भी आप प्रॉब्लम ऑफ इवल से डील कर सकते हो। बिकॉज अगर आप प्रॉब्लम ऑफ इवल से डील करने जा रहे हो, तो आपको कोई पर्टिकुलर थियोडसी देने की जरूरत होगी। वो पर्टिकुलर थियोडसी कोई ना कोई रिलीजन से लाइकली है कि आ रही होगी। तो इसका मतलब नहीं बिकॉज वो थियोडसी रिलीजन से आ रही है तो फिर तो आपने अपने स्क्रिप्चर को अंदर बीच में घुसा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप थियोडसी के लिए आपको कोई पर्टिकुलर रीजन, आप पॉसिबिलिटी बताने की जरूरत है या आपको प्रिडिक्टेबिलिटी बताने की जरूरत है। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, उस पर मैं उस पर मुझे अब ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज उन्होंने कुछ खास रेस भी नहीं किया। एक इंपॉर्टेंट बात मैं रेस करना चाहता हूँ यहाँ पे कि प्रॉब्लम फीवर तो चलो हम सब समझ गए। एक चीज़ समझ ले, भले आप सब्जेक्टिवली मानते हो ऑब्जेक्टिवली मान रहे हो, ये दुनिया का एक दस्तूर है कि हमको पेन से गुजरना होता है। आप, मैं, हम इंसान कोई ना कोई पेन से गुजरते हैं। आप मैं हम सब। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल तौर पे बात करना चाहता हूँ। वो क्लिप के अंदर मुझे कुछ बताना था कि प्रैक्टिकल तौर पे अगर हम समझे कि हम पेन से गुजर ही रहे फॉर इंस्टेंस, तो कौन सा वर्ल्ड व्यू है जो हमको मीनिंग देता है पेन से गुजरने में। अगर आप एथिज्म ले लो एज अ वर्ल्ड व्यू, ये एक प्रैक्टिकल, बस एक प्रैक्टिकल पॉइंट बनना चाह रहा हूँ मैं कि फॉर एग्जाम्पल एक कोई इंसान है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके चाचा है। आपके चाचा अल्लाह ना करे कोई बीमारी हो गई, बहुत तकलीफ में, आपके पास क्या है उनको ऑफर करने को? कि आप अगर एथिस्ट हो तो आप क्या ऑफर कर सकते हो उनको? अगर वो पेन से गुजर रहे हैं, तो वो इंसान को ही नीड समथिंग टू गो थ्रू दैट पेन, ही नीड्स मीनिंग। और साइकोलॉजिस्ट खुद बताते हैं कि जब तक आप अपने पेन को, सफरिंग को मीनिंग नहीं देते हो, तब तक का आप उससे अच्छे से आप उससे नहीं डील कर पाते। कितने लोग जो सुसाइड भी अस्तगफिरुल्लाह कमिट कर लेते हैं, वो उसके लिए कमिट कर पाते बिकॉज देयर आर मेनी रीजंस, बट वन ऑफ द रीजन इज बिकॉज दे फेल टू गिव मीनिंग टू देयर सफरिंग। वन ऑफ द रीजंस इज दैट। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप बोल रहे हो कि आप प्रॉब्लम ऑफ इवल, पेन, वेन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट गॉड्स एग्जिस्टेंस है, तो ऑल्टरनेटिव में क्या ऑफर किया जा रहा है? क्योंकि कोई इंसान ने ये बोल दिया कि ठीक है मैं गॉड में नहीं मानता क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ इवल एक प्रॉब्लम, अस्तगफिरुल्लाह प्रॉब्लम है नहीं, बट लेट्स से, तो क्या आपका पेन मैजिकली गायब हो जाएगा कि आपने गॉड में मानना छोड़ दिया तो अभी जो तकलीफ हो रही थी तकलीफ गायब हो गई? ऐसा तो नहीं होने वाला। पेन तो रहने वाला है। आपने उल्टा क्या कर दिया, आपके पास कोई रीजन था पेन से गो थ्रू करने का, आप जो मीनिंग दे रहे थे पेन को वो भी चला गया, तो आपका डबल नुकसान होता है। तो इसके लिए मैं एक कंपैरिजन करना चाहता था कि एक एथियस्ट के पास क्या ऑफर करने को जो पेन से गुजरते हैं। जब आप गाजा से रिलेटेड जो लोग की बात करते हो फॉर इंस्टेंस कि वो तकलीफ से गुजरे, तो आप एक एथियस्ट क्या ऑफर कर सकते हैं? आप क्या रिचर्ड डॉकिंस की बुक बांटोगे उनको जब वो तकलीफ से गुजर रहे? रिचर्ड डॉकिंस क्या बोलता है पेन के बारे में, जो वर्ल्ड का लीडिंग वन ऑफ द मोस्ट नोन एथियस्ट है, उसके बारे में हम जानते हैं। वो क्या बोलता है? On the contrary, if the universe were just electrons and selfish gene, meaningless tragedies like crashing of the bus, exact like पूरा नहीं पढ़ूंगा, but point ये क्या बोल रहा है कि the universe we observe has precisely the properties we expect if there is at bottom no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pitiless indifference. सोचो कि कोई इंसान तकलीफ से गुजरा, उसको बोले हाँ हाँ ये तो होना ही था, कुछ नहीं हो सकता, ये यूनिवर्स ऐसा ही है, तुम्हारे को तकलीफ से जाना ही है, तुमको हो ही गई तकलीफ और ये तुम्हारा बस नसीब खराब था, सब लक वक जैसा भी नहीं होता, जिसको होना था हो गया, जिसके साथ नहीं हुआ। क्या उसको हेल्प मिलेंगी अपने पेन से गो थ्रू करने में? बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से बहुत इस्लाम हैज टू ऑफर, और ये इस्लाम की एक यूनिकनेस है कि जो इस्लाम जो मीनिंग प्रोवाइड करता है, जो कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग प्रोवाइड करता है जब आप पेन से गो थ्रू करते हो, वो इतना मीनिंगफुल है कि कोई और वर्ल्ड व्यू उसको उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। एक नॉर्मल बेसिक मुस्लिम, एक इंसान जो तकलीफ से गुजर रहा है, उसको क्या ऑफर कर सकता है? व्हाट इस्लाम हैज टू ऑफर फॉर अ पर्सन हु इज गोइंग थ्रू पेन। मैं ये सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, बहुत बहुत पावरफुल एक छोटा सा कोट है बस।
तो एक मुसलमान क्या ऑफर कर सकता है, इस्लामिक वर्ल्ड व्यू क्या ऑफर करता है पेन के लिए आपके, वो बोलेगा योर पेन एंड सफरिंग विल बी रिवॉर्डेड विद इटर्नल ब्लिस इन पैराडाइज. If you suffered for a whole lifetime and you were dipped in paradise for a moment, you would feel that you have never suffered. ये हमारे हदीस से साबित है, हदीसों से साबित है. Evil and suffering exist to test you, elevate you and facilitate a higher purpose, higher spiritual state. It is meant to bring you closer to the divine, therefore closer to paradise. As a believer, your shortcomings and sins, as a believer, any pain or suffering is a means for you to absolve you from your shortcomings and pain. When you are tested with evil and suffering, it is a sign. It is a sign of divine love. For He knows you have the ability to overcome the trials in your life. He knows you better than you know yourself. This is what Islam has to offer. पर इसका मतलब नहीं कि कोई इंसान पेन से गो थ्रू करे तो पेन में बैठा रहे. हमको आप हदीसों से साबित है कि हम हमारी तरफ से पूरी तरह से पेन को अवॉइड करना चाहिए. बट कोई इंसान अगर पेन में गुजर रहा है और उसके पास कोई इनएविटेबल पेन है, जिसके पास कोई जरिया ही नहीं है पेन से बाहर निकलने का, what does any worldview have to offer? Islam has to offer something very meaningful. The most meaningful thing that any worldview can offer is what Islam has to offer. और ये चीज़ है जो मुसलमानों को, फिर जो भी अगर एक मुसलमान तकलीफ से गुजरता है तो उसका रिस्पॉन्स अलग क्यों होता है. गाजा में लोगों का रिस्पॉन्स देख के पूरी दुनिया शॉक हो गई जब वो इतनी तकलीफों से गुजरे, बट उन्होंने रिस्पॉन्स बहुत अलग तरीके से किया, बहुत यूनिक तरीके से. इस वजह से लोग बिल्कुल ही शॉक हो गए कि लोग ऐसा कैसे रिस्पॉन्स कर सकते थे. दिस इज व्हाट इस्लाम हैज टू ऑफर कि आप एकदम एब्सोल्यूट इतनी तकलीफ से गुजरने के बाद भी आप मीनिंगफुली उसको अमेंड कर सकते हो, समझ सकते हो, एंड स्टिल यू कैन से अल्हम्दुलिल्लाह एंड यू कैन लिव लॉन्गर. यू डोंट लूज होप. इस्लाम आपकी होप को लूज नहीं करवाता है, आपको रादर एक मीनिंगफुल पर्सपेक्टिव अप्लाई करता है. इस वजह से जो प्रॉब्लम ऑफ पेन है जो हर इंसान को गो थ्रू करना है, कुछ ना कुछ पेन हम सब करते ही है. तो हम देख लो कि आपके पास कौन से वर्ल्ड व्यू क्या ऑफर करते हैं. अगर एक एथिज्म जैसा एक वर्ल्ड व्यू रिचर्ड डॉकिंस वाला, क्या वो तो होना ही था, ये इसमें कुछ मीनिंग नहीं है, इसमें कोई तरीका नहीं कि आप अपनी पेन को मीनिंग दे सको. Whereas Islam is way different. There's a contrast between what atheism has to offer and Islam has to offer. That's all I have to say. I think आज के लिए मेरे पास इतना ही था बोलने को. ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह खैर व अहसन जज़ा. और ज़बरदस्त माशाल्लाह आपने उसको एनालाइज़ किया अच्छे तरीके से, और सवाल भी उनको बताया किस तरीके से करना है, और जवाब भी बताया हाथ पकड़ के.